देखो ये सब ज्ञान जो है ये सुनने के लिए, फील गुड करने के लिए बहुत अच्छा है कि एक्सपेक्टेशन मत रखो, फॉरगिव कर दो, मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन। बट आप कहते हो मूव ऑन, बट यहाँ से मूव ऑन करते हो क्या? नर्वस सिस्टम रेगुलेट कैसे किया जा सकता है? जब आप 5 साल के थे, 6 साल के थे, पापा बेल्ट से मारते थे, तब आपको हंसी आती थी? नहीं ना, तो ट्रॉमा हुआ वो। आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा समझने का इरादा ये नहीं है कि आप जाके पेरेंट्स को ब्लेम करो या पूरा दोष का टोपला उनके सर पे डालो। इनफैक्ट मैं तो कह रही हूँ पेरेंट्स को बताने की जरूरत ही नहीं है कि आपकी वजह से ये हुआ है, क्योंकि आप भी उनको ब्लेम ही कर रहे हो ना। थोड़ा बुरा लग जाए नॉर्मल है, कभी कभार अच्छा लगे गुड। सो अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट व्हेन यू आर टू मच डाउन for a longer period of time, when you take too long to come up, these are some of the initial signs that something is off. Because most people think कि दुनिया खराब है, लोग खराब है. The point is that the focus has to come within. जो लोग ये बार बार स्टेटमेंट्स यूज करते हैं कि मेरा इंटेंशन ठीक था लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, अगर आप उन लोगों में से हो तो दिस आंसर इज एब्सोल्युटली फॉर यू। Today, because of this hyper awareness, increasingly the youngsters are blocking their parents, they are fighting with their parents, they are kicking the parents out of their life. People who have extreme behaviors, they are coming from trauma. Forgiven, body has not healed. सिर्फ यहाँ से आपने forgiveness का carpet लगा दिया है. Real forgiveness is when What are the different types of childhood trauma? हम लोग ना प्रोग्रेस नहीं देखते, हम लोग हमेशा नया प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया तो दूसरा प्रॉब्लम को हम देखना शुरू, पर हम ये नहीं देखते कि हम हाउ फार वी हैव कम। रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिसिप्लिन होना चाहिए, बट किस तरह से होना चाहिए? मार पीट के, डरा के, धमका के, इमोशनल ब्लैकमेल करके, गिल्ट ट्रिप करके नहीं। इतनी मम्मियाँ बच्चों को खिलाती है, तूने नहीं खाया ना तो मैं भी भूखी रह जाऊंगी। व्हाट इज दिस? Namaste. Welcome to the Journey Within podcast with me, Shobha Rana. I'm an emotional intelligence and mindset coach and also the host and the creator of this podcast. The Journey Within podcast का एम है कि आपको आपकी बेस्ट लाइफ, आपकी ड्रीम लाइफ को डिज़ाइन करने में, क्रिएट करने में मदद कर सके। आज के पॉडकास्ट में हम द जर्नी विद इन करने वाले हैं, खुद को बेहतर समझने वाले हैं थ्रू द लेंस ऑफ आवर चाइल्डहुड ट्रॉमा। अभी चाइल्डहुड ट्रॉमा होता क्या है, कहाँ से शुरू होता है, कितनी तरह का होता है, क्या इसके टाइप से कितनी लेयर्स को इम्पैक्ट करता है हमारे बीइंग की, नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेशन क्या होता है, हम अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को समझ के उसको हील कैसे कर सकते हैं, हीलिंग की जर्नी कैसी दिखती है, क्या क्लियर मार्कर्स हैं कि पता चलेगा हीलिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही है। आप कितने सालों से थेरेपी ले रहे हैं या कोचिंग ले रहे हैं, लेकिन उसकी प्रोग्रेस कहाँ है, नहीं है, वो सब के मार्कर्स क्या होंगे। सो वी हैव डन अ वेरी डिटेल्ड डिस्कशन ऑन ऑल दिस, सो डू वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द वेरी एंड। फॉर दिस कॉन्वर्सेशन वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस। वी हैव डॉक्टर रिरी त्रिवेदी जी, who is a psychotherapist, a trainer and a parenting expert. She has also written a couple of great books. Her next book is coming up in the month of June. आप उनके books को check out कर सकते हैं. I'm sure they're available on Amazon and other platforms. So do check out her books. And now let's meet Dr. Riri Trivedi on the Journey Within podcast. हेलो रिरी जी, मैं आपका काम बहुत सालों से देख रही हूँ। आप इतने सारे डाइवर्स चीज़ों के बारे में बात करते हो। यू टॉक अबाउट थेरेपी, यू टॉक अबाउट पेरेंटिंग, यू टॉक अबाउट चाइल्डहुड ट्रॉमा, इनर चाइल्ड हीलिंग, न्यूरो साइंस, इमोशंस, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये सारी चीज़ें ना कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं। वेयर डज इट ऑल कनेक्ट? I think it all connects to our inner world and outer world. All of it has some impact on what do you feel within you. And because it has impact on the inner world, it obviously also reflects on the outer world of every individual. Absolutely. Now that you've said inner world so many times, it connects so beautifully with our podcast, which is called The Journey Within. Correct. इस पॉडकास्ट पे मेरी यही कोशिश रहती है कि हम अपने इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें डेप्थ में जाके, ताकि हमें समझ में आए कि हम आज जो हैं, जैसे हो गए हैं, क्यों हैं, कैसे हैं। और जब उसकी एक समझ पैदा हो जाती है तो हम जैसे होना चाहते हैं, जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वहाँ तक जाने का कुछ रास्ता खुलना शुरू हो जाता है। आई फील अ लॉट ऑफ अस आर रियली लॉस्ट in what we are today and how we have become that today and what that is making me do and do rounds and rounds of it today. तो उसको हम कैसे ब्रेक करें? So let's start with a very basic thing. सबसे पहले तो आपने कहा it starts with your inner world. हाँ.
What actually is inner world? Inner world is the whole domain of your thoughts, your emotions, your energy, and your physical body. Everything that you can explore, that you can work on, that you can heal. Whatever you show to others, irrespective of that, inner world is your authentic self, which consists of all of this thoughts, emotions. Because your thoughts may not be visible to others, but you know what are your thoughts. Your emotions, you may show it to others, you may not show it to others, but you know what they are. Physiology, which means your body, your brain, your nervous system. According to me, that inner world is, so the foundation is the Panchkosha. Panchkosha is the inner world. Annamay, Manomay, Annamay, Pranamay, Manomay, Vigyanmay, Anandamay Kosha. So inner world consists of these Panchkosha elements. Now, you talked about Panch Kosha, which is a very important part of yoga. That's what we study in yoga. And, I'm so happy to see that there is so much coherence in the work that I do, the work that you do. And we would like to explore Panchakosha also in depth. But you talked about inner world. Ki inner world mein 4 cheezein hain. You talked about thoughts, emotions, your physiological and energy. Now, I think the biggest challenge with inner world is that there are not very clear-cut markers that you can measure this with. Like if I have a bad day, a lot of my thoughts are negative on that day. But if I have a good day the next day, all of it becomes suddenly very rosy and happy. And if I go on a vacation, it becomes all the more nicer and stuff like that. So what exactly is my real emotional state? What is my real thought pattern? ये मुझे पता कैसे चलेगा? Because I am different on different days. Like physiology we can still measure to some extent. That also changes. That also changes. So see, we are so dynamic that our inner world is continuously calibrating and changing based on the external environment. External environment has an impact. Like you said, holiday पे गए तो inner world बदलेगा. अगर आपका husband से झगड़ा हुआ तो inner world बदलेगा. Holiday पे झगड़ा हुआ तो वापस inner world और बदल जाएगा. तो ये तो constantly changing है. But जब आपको लगे कि ये जो कांस्टेंट चेंज के बावजूद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं बदल रही हैं या जो परसिस्टेंटली रह रही हैं, जो आपको तकलीफ दे रही है, तब आपको समझ आता है कि कुछ गड़बड़ है. लाइक कभी कभार आपको थोड़ा बुरा लग जाए, नॉर्मल है. कभी कभार अच्छा लगे, गुड. सो अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ. बट व्हेन यू आर टू मच डाउन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, व्हेन यू टेक टू लॉन्ग टू कम अप, these are some of the initial signs that something is off. Let me in fact be more direct with my question. What I was trying to ask you with the previous question was that everybody is going to have all kinds of days जो हम बात कर रहे हैं. कि आपके अच्छे दिन भी होंगे, आपके बेकार दिन भी होंगे. So it has become very confusing with all this dialogue on mental health जो हो रहा है और काफ़ी सारी बातें बहुत ऊपर लेवल पर हो रही है. Thanks to social media also बहुत surface level पे बहुत सारी बातें हो रही है जिसका कुछ एविडेंस भी नहीं है, कुछ ग्राउंडिंग भी नहीं है, वायरलिटी के लिए बहुत सारी बातें की जा रही हैं. तो as a genuine person who wants to work on their mental health, who wants to work on themselves, who want to be their authentic self, समझ में नहीं आता है कि am I just having a bad day or a bad phase, or am I genuinely going through something which is concerning my mental health, which is concerning to my emotional well-being. हाँ. So the answer to your question is if some or more than one areas of your life are not functional, then it is a sign that things are not okay. Which are these areas? One is अगर आपको consistently physical health issues हो रहे हैं, जैसे आप बार बार बीमार पड़ रहे हो, आपकी इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपको क्रोनिक हेल्थ कंडीशंस है, अर्ली डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज, तो दीज आर ऑल साइंस के समथिंग इज ऑफ इन योर इनर वर्ल्ड. सेकेंड इज अगर आपको लगे कि आप खुद हर चीज़ में नेगेटिव देखते हो, आप खुश नहीं रह पाते हो, आप अपनी अचीवमेंट सेलिब्रेट नहीं कर पाते हो, आप दूसरों की खुशी में भी खुश नहीं हो पा रहे हो, तो ये एक साइन है. तीसरा है आपकी रिलेशनशिप्स अगर ठीक नहीं, आपको लग रहा है कि आपके माँ बाप के साथ आपको तकलीफ है, हस्बैंड के साथ तकलीफ है, बच्चों के साथ तकलीफ है, वाइफ के साथ तकलीफ है, दोस्तों के साथ. If you are unhappy in most of your relationships, even at work, if you have constant problems, these are signs that something needs to be fixed inside. Because most people think कि दुनिया खराब है, लोग खराब है. The point is that the focus has to come within, because these are the signs, clear markers, which are the very early signs to show that something is off. And if you have compulsive behaviors, like अगर आपको लग रहा है कि आपकी पैटर्न बन गई है कि हर चीज़ में आप नेगेटिव देखते हो, आपकी पैटर्न बन गई है कि हर बार आप लोगों को खुश करने में लगे होते हो और फिर
अपने मन की बात नहीं बताते हो, या आपकी एक पैटर्न हो गई है कि आप लोगों को क्लिंग करते हो रिलेशनशिप्स में, या हर बार आपको धोखा मिलता है, तो अगर लाइफ में भी ऐसी पैटर्न्स हो रही है जिससे आपको तकलीफ हो रही है, आपको दुख हो रहा है, आपको फील नहीं हो रहा है कि मैं एम्पावर्ड हूँ, तो दीज आर द वेरी सटल साइंस विच आर द फर्स्ट इंडिकेटर्स दैट समथिंग इज ऑफ। आपने बहुत क्लियर तरीके से बता दिया कि कौन से एरियाज में हमें देखने की ज़रूरत है, एंड इनफैक्ट मुझे लगता है बहुत डीपली हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज जब आपको प्रॉब्लम हो रही होती है तो ऑटोमेटिकली योर डे गोज अ सर्टेन वे, यस, and at the end of the day when you go to sleep you feel a certain thing, Yes. which is not a very convenient comfortable feeling to sleep with. So if you're having these things and if you can backtrack yes, to the yes. the clear signs and symptoms that you've talked about, then that gives us a little Even bit things like understanding. binge eating. Suppose if you are emotional eating, right? Or if you are not getting sleep continuously for 2 to 3 weeks. These are all very clear signs that you are going through chronic stress. You are forgetting things. You are having brain fog. You are not able to pay attention. You are not able to concentrate. Or little things are triggering you on a daily basis. किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ टीवी पे सुन लिया, कुछ बच्चे ने कह दिया, and you lose your cool. Yeah. Or there are prolonged days when you don't feel like getting up. You don't feel like doing anything. Or there are days when you feel कि बस अभी तो पता नहीं क्या ही होगा. So anxiety. All these are signs that things are not okay. So basically जो हमारे पैटर्न्स है जो बार बार चल रहे हैं, यू नो परफेक्शनिज्म कुड बी अ पैटर्न कि आप हर Yes. चीज में एक्सीलेंट ही होना चाहते हो और उसके लिए जो भी आपको कॉस्ट पे ऑफ करना पड़ रहा है, यू आर नेग्लिजेंट ऑफ दैट एंड यू आर जस्ट रनिंग आफ्टर थिंग्स. पीपल प्लीजिंग कुड बी अ पैटर्न, Yes, yes. यू सेड बिंज ईटिंग कुड बी अ पैटर्न. ऐसे करके बहुत सारे पैटर्न्स हमारी लाइफ में चल रहे हैं. तो the kind of action point for somebody who's listening to this conversation right now is that अपनी लाइफ में ये पॉडकास्ट को पॉज करके एटलीस्ट 3 पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें कि क्या आपके एवरीडे 3 पैटर्न मोस्ट ऑफ द डेज में आपको नजर आते हैं. वहां से ये एपिसोड का सेंस बनना शुरू हो जाएगा उनके लिए. Correct. बिकॉज वी गॉट रेरी जी हु इज सच एन एक्सपीरियंस पर्सन इन दिस स्पेस, जिन्होंने इतने सारे लोगों के साथ काम किया है, इतने यू नो इन डेप्थ आपने पढ़ाई की किताबें लिखी हैं, यू हैव रिटन 2 बुक्स, नाउ यू आर ऑन टू योर थर्ड, है ना. तो इस विजडम से हम इस पॉडकास्ट को सिर्फ फील गुड लेके ना खत्म हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है पॉडकास्ट या इनफैक्ट थेरेपी आल्सो हैज बिकम फील गुड, लाइक एट द एंड ऑफ 1 आवर आई फील गुड, लेकिन वहां पे काम खत्म नहीं हुआ है, वहां से इनफैक्ट शुरू भी नहीं हुआ है काम. Correct. So take a pause please and write 3 patterns that you can discover for yourself in different areas of your life. That is what we have established till here. समझ में आ गया पैटर्न्स हो रहे हैं, समझ में आ गया कि मैं आज अनसेटल्ड हूँ, आज मैं अच्छा नहीं फील कर रहा हूँ, आज मुझे कुछ ना कुछ अपने अंदर से कमी पेशी लग रही है. माई लाइफ ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ दैट आई एम लिविंग इज नॉट वॉट आई वॉन्ट टू लिव, दिस इज नॉट माई ड्रीम लाइफ, लेट्स से इन सिंपल टर्म्स. वेयर डज इट ऑल स्टार्ट? ये तो आज हो रहा है ना, लेकिन शुरू कहाँ से हुआ? हाँ, तो इसकी शुरुआत जो मैं नहीं कहती हूँ बट 30 साल का रिसर्च कहता है कि इसकी शुरुआत ऑब्वियसली बचपन से होती है, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो इसमें से कोई भी चीज़ें लेके हम पैदा नहीं होते हैं. सो जब हम पैदा होते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट में हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे फैमिली ने हमें किस किस्म का वातावरण दिया है, माहौल दिया है, वो बहुत हद तक डिटरमिन करता है कि ज़िंदगी भर आप किस तरह से चीज़ें हैंडल करोगे, किस तरह से अपने आप को देखते हो, किस तरह से दुनिया को देखते हो, किस तरह से कोप अप करते हो चीज़ों के साथ. तो 2 किस्म के लोग होते हैं. एक तो जिनको अपने बचपन के अनुभव के वजह से बहुत टूटे हुए हैं, दूसरे जो बचपन के अनुभव खराब है उसके बावजूद भी सक्सेसफुल हैं. तो इसमें एक पॉइंट आ जाता है इमोशनल रेजिलियंस का. तो तो जैसे आपका क्वेश्चन था कि शुरू कहाँ से होता है, तो शुरू ऑब्वियसली बचपन से होता है. और ये इसलिए शुरू होता है क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारा ब्रेन बहुत रैपिडली डेवलप हो रहा होता है, हमारी नर्वस सिस्टम भी सीख रही होती है कि दुनिया में कैसे जिए, कैसे हम सरवाइव करें. और जो सबसे प्राइमरी हमारे नज़दीक के जो होते हैं, जो हमें खिलाते पिलाते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं, जो है हमारे माँ बाप या हमारे एक्सटेंडेड फैमिली, इनके वर्ताव से हम बिहेवियर सीखते हैं. किस तरह से बातचीत करनी चाहिए, किस तरह से कुछ सही हुआ नहीं हुआ तो उसको कैसे बताना चाहिए. तो एवरीथिंग कम्स फ्रॉम देयर. 2 चीज़ें होती है, या तो हम ये सब चीज़ों से सीख के उसकी इम्पैक्ट को डायरेक्टली लेके चलते हैं, या तो उससे बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं क्योंकि हमें वो चीज़ ठीक नहीं लगी. तो इधर वेज जो भी हो, शुरुआत तो वहीं से होती है. यू नो जिस बारे में आप बात कर रहे हो, इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है ना, चाइल्डहुड ट्रॉमा या बचपन में आपके साथ क्या हुआ, या
आज भी आप लाइफ जैसे जी रहे हो, जैसे आप डिसीजंस मेक कर रहे हो, जैसे हाँ। आप रिलेशनशिप्स में जा रहे हो, क्यों रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं हो रहे हैं, क्या आपके पैटर्न्स वहाँ दिख रहे हैं, क्या आपकी करियर चॉइसेस हैं, आप ऑफिस एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव करते हो, क्या आपको ट्रिगर करता है, ये सब चीज़ें इतनी वाइड स्पेक्ट्रम पे होती हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है स्पेस में क्या है कि इस स्पेक्ट्रम के दोनों एंड जो कि पोलर ऑपोजिट हैं, हाँ। दोनों एंड की बातें ट्रू होती है। मतलब अगर आप चाइल्डहुड में जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर आप एकदम परफेक्शनिस्ट हो तो भी आप ट्रॉमा सर्वाइवर हो, आप ट्रॉमा से डील कर रहे हो, वहीं से आपका परफेक्शनिज्म आ रहा है। या तो बिल्कुल परफेक्शनिस्ट नहीं हो, आप बिना बिल्कुल ही ऐसे ही कोई काम कर रहे हो कि आपको कोई पड़ी नहीं है, तो भी आपका वो ट्रॉमा एंड कोपिंग मैकेनिज्म एंड एवरीथिंग इन बिटवीन ऑल दिस। यस। तो बचा कौन? लोग याद है ना इसमें तो नहीं, बच्चे हैं जो बीच वाले। मतलब देखिए, ट्रॉमा क्या करता है, हमें पोलराइज करता है, हमें एक्सट्रीम्स पे फेंक देता है। तो आंसर इज समवेयर इन बिटवीन। जैसे अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो दैट इज नॉट ओके, बिकॉज यू आर इन वन एक्सट्रीम ऑफ द स्पेक्ट्रम। दूसरी तरफ आपको कुछ भी, मतलब लोग आपके ऊपर वॉक कर रहे हैं, आपको टेक फॉर ग्रांटेड कर रहे हैं, आपको अनाप शनाप बोल रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो भी आप कुछ भी नहीं बोलते हो, वो एक दूसरा एक्सट्रीम है। ये दोनों ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज हैं। आंसर इज समवेयर इन बिटवीन, जहां पे आप दोनों का एक अच्छा मिक्स के साथ आप जी सको। तो पहले समझना ये जरूरी है कि एवरीथिंग इन बिटवीन इज नॉट ट्रॉमा, एक्सट्रीम इज ट्रॉमा। पीपल हु हैव एक्सट्रीम बिहेवियर्स, they are coming from trauma. That is showing a nervous system which is extremely dysregulated, which means you are going swinging from this extreme to that extreme. That sweetly is a problem. Staying in the center is not a problem. So people who don't have these extreme behaviors or extreme reactions are, I would say, more or less more functional, and they have probably lesser impact of trauma. And by less impact I don't mean shutdown. The third is shutdown, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, राइट। एक है जी, मतलब जिसको आप कहते हैं ना कि इधर भी गए तो फर्क नहीं पड़ता, उधर भी फर्क नहीं पड़ता, तो दे आर नम्ड आउट। दैट इज ऑल्सो ट्रॉमा रिस्पॉन्स। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, व्हाट इज नॉट ट्रॉमा इज व्हेन यू आर एबल टू स्टे इन अ स्टेट ऑफ बैलेंस। जब आप कोई भी चीज में एक्सट्रीम रिएक्शन नहीं देते हो, एक्सट्रीम डिसीजंस नहीं लेते हो, जब आपका माइंड, बॉडी, ब्रेथ, एनर्जी सब बैलेंस में है, तो वी कैन से दैट ट्रॉमा का इम्पैक्ट नहीं है या कम है। जब आपने बैलेंस खो दिया तो वी कैन से कि ट्रॉमा का इम्पैक्ट। और फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है कितना बैलेंस खो रहे हो। करेक्ट। बिकॉज मुझे लगता है जो बहुत बैलेंस लोग भी होते हैं वो भी वन ऑड इंस्टेंसेस पे कहीं ना कहीं ऑफ द चार्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर वही आपका पैटर्न है, अगेन वी आर कमिंग बैक टू द पैटर्न्स कन्वर्सेशन दैट वी वर हैविंग अर्लियर, कि अगर आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली वैसे बिहेवियर एग्जिबिट कर रहे हो तो भी that means you are not able to regulate yourself. रेगुलेट योरसेल्फ, तो भी मतलब आपने एक स्टोरी, क्योंकि मुझे आई टेल यू व्हाई आई एम रीआइटरेटिंग दिस, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ स्पिरिचुअल बाईपासिंग दीज डेज। जैसा हम फील गुड कंटेंट की बात कर रहे थे, तो एक और तरह का कंटेंट जो स्पिरिचुअल स्पेस से आ रहा है, व्हिच इज वेल इंटेंडेड, जिसका इंटेंशन बहुत अच्छा है, जिसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जिस तरीके से लोग अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं कि यू नो आई डोंट रिएक्ट, आई लिव इन द नाउ, but not reacting is also a very big reaction, Yes. क्योंकि you are losing Yes. onto your life, right? In fact, ये तो forgiveness, मेरी बुक में, नेक्स्ट बुक में पूरा मैंने सेक्शन forgiveness पे लिखा है कि मतलब ट्रॉमा सर्वाइवर्स को स्पिरिचुअल ज्ञान से ये कहा जाता है कि भाई यू हैव टू फॉरगिव द पर्सन हु हैज हर्ट यू, हु हैज रेप्ड यू, और यू हैव टू फॉरगिव देम। अभी ये लोग क्या करते हैं कि इंटेलेक्चुअलाइज करके फॉरगिव करते हैं, बोलने के लिए कहते हैं कि हाँ मुझे समझ आया, लॉजिकली समझ आ रहा है कि आई हैव टू फॉरगिव बिकॉज फॉरगिवनेस इज अ बर्डन आई एम कैरिंग, व्हाटएवर पेन इज अ बर्डन आई एम कैरिंग, तो मैंने फॉरगिव कर दिया। बट वो एक्चुअली बॉडी से फॉरगिव नहीं हुआ है, वो यहाँ से फॉरगिव हुआ है। क्यों? क्योंकि किसी ने बोला कि पिछले जन्म में आपने इसको टॉर्चर किया था, तो ये जन्म में आपको टॉर्चर कर रहा है, तो आपका हिसाब किताब ठीक हो रहा है, तो अगले जन्म तक कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, तो आप टॉर्चर होते रहो। तो लोग क्या कहते हैं कि ये स्पिरिचुअल ज्ञान की वजह से इंटेलेक्चुअल फॉरगिवनेस करते हैं। पर उन्हीं लोगों को बिठा के अगर आप 10 मिनट कहो कि चल 10 मिनट बताओ कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया, तो यू सी के ऑलरेडी दे आर गेटिंग सो ट्रिगर्ड। दैट मीन्स के बॉडी हैज नॉट फॉरगिवन, बॉडी हैज नॉट हील्ड, सिर्फ यहां से आपने फॉरगिवनेस का कारपेट लगा दिया है। तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। रियल फॉरगिवनेस इज व्हेन माइंड से तो हुआ है, पर बॉडी से भी उसका जो मेमोरी है, उसका जो इमोशनल चार्ज है, उसका जो गन पाउडर से भरा हुआ पटाखा है, वो भी न्यूट्रलाइज हो जाता है, तब फॉरगिवनेस होती है। एंड द साइन इज
आपने रियल फॉरगिवनेस कब की है? जब आप उस बंदे के साथ एक रूम में रह के भी आपकी हार्ट रेट नहीं बदलती है, आपका ब्रीदिंग नहीं बदलता है, आप बिल्कुल न्यूट्रल रह पाते हो। आई एम नॉट सेइंग आप जाके उसको हक करो, बट आप जब न्यूट्रल, जब आपको यहाँ से नहीं, यहाँ से भी आपकी नर्वस सिस्टम रिलैक्स्ड रह सकती है अराउंड दैट पर्सन, दैट इज द साइन, दैट इज अ लिटमस टेस्ट दैट योर बॉडी हैज फॉरगिवन। यू नो फॉरगिवनेस की बात जो आपने की, और मैंने क्वेश्चन भी इसलिए पूछा क्योंकि मुझे आजकल जो बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, एवरीबडी इज एक्सपोज टू कंटेंट दीज डेज, सब लोग इंस्टाग्राम देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, और वहाँ पे ऐसा बहुत सारा कंटेंट है। तो जो यंगस्टर्स हैं या जो लोग हैं जो ब्रेकअप्स के थ्रू जा रहे हैं, जो करियर में डिसअपॉइंटमेंट्स के थ्रू जा रहे हैं, उन्होंने लैंग्वेज तो सीखी, दिस थेरेपी लैंग्वेज, दिस स्पिरिचुअलिटी लैंग्वेज वी हैव लर्न कि यू नो पीपल आर हैविंग रिलेशनशिप्स विद देयर फ्रेंड, जो उनका ब्रेकअप हुआ तो उनके फ्रेंड का रिलेशनशिप शुरू हो गया। बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें चल रही हैं आजकल के लोगों की लाइफ में, एंड देन दे से आई हैव फॉरगिवन देम, ओ आई एम जस्ट फ्रेंड्स विद देम, बट दैट इज नॉट ऑन द cellular level Oh, of your it's being not, level, it's not. right? And then, they are the very people who say, no, but, I'm very anxious because the next party I'm going to see both of them together. I don't want to go to the party because I don't know, how will I handle it? That means you're not forgiven. But just to maybe tell yourself that I am a bigger person, or I am, I am not so bothered by it, I have so much going That on in my doesn't- life. आप खुद को ही बताते हो, या तो आप बहुत एक ब्यूटीफुल स्पेस से अपने आप को समझाते हो, या तो फिर आप सिर्फ कूल लगने के लिए कह देते हो, I have हाँ। forgiven them, whatever Yes, sir, space you're यहाँ like. से है। But basically everything is through your mind. In fact, I'll tell you, you spoke about forgiveness. I remember an instance. So I was in this sermon of a very big spiritual master. Now they were talking about expectations that day, and usually expectation के डोमेन में क्या बात होती है कि don't expect, आप expectation बंद कर दीजिए, आपके रिश्तों में खराबी हो रही है, husband से ये expect मत कीजिए, बच्चे से भी क्यों expect करेंगे। All of that conversation was around expectation, and everybody listening was like हाँ, and कुछ लोग उठ के अपना experiences भी बता रहे थे कि मैंने अपना expectation down किया तो मेरी लाइफ में ये improve हो गया, वो हो गया। But I stood and I said, I am also a spiritual person. I love spirituality. A lot of the concepts are really, really, they're beautiful. They can really rewire a lot of you. They can regulate your nervous system. Yes. लेकिन वो जिस तरह से सर्व किए जा रहे हैं, मतलब I talked to that master. I stood up in the class and I said, "Sir, please tell me, you're talking about expectation, that don't expect. But we are about 100 people sitting here in your sermon right now. If someone stands up and slaps you, or someone stands up and starts singing a song, will you like it? What will be your first response to that? If your response is anything like कि why are they singing? Let's escort them outside the room. या please बैठ जाइए, politely आप deal करें, चाहे aggression से deal करें या किसी और से आप deal कराएं. But that reaction itself is saying that you are expecting that person to behave in a certain manner. Right? Yeah, You're yeah. expecting them to So sit you can't and be listen free to of you can't. expectations. So It's why an are you telling unreasonable us thing. you are practicing no expectation spirituality for 30 years? You have centers across the globe, 150 and 200, 500, how many centers you have? Millions of volunteers are working for you. But please tell me, are you free of expectations? And if you're not, and you don't have so-called relationships that a lot of us have, then they were like, for a moment they were like that, कि ये But it's real. uncomfortable. No, But I'm glad this you is asked real. because this is real. Because ये सब देखो, ये सब ज्ञान जो है ये सुनने के लिए, फील गुड करने के लिए बहुत अच्छा है कि एक्सपेक्टेशन मत रखो, फॉरगिव कर दो, मूव ऑन। बट नहीं, आप कहते हो मूव ऑन, बट यहाँ से मूव ऑन करते हो क्या? होता है। सोने से पहले आपने 100 बार तो वही लूप में घूम रहे हो कि मुझे ये कहना चाहिए था, मुझे वो कहना चाहिए था, मैंने ये क्यों नहीं कहा। सो इट इज नॉट ईजी, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली, you can at the most adjust your expectation a bit, but you cannot say that have no expectation, because otherwise society will not function. Not function, right? You cannot function without society को फंक्शन और ऑर्गेनाइज्ड, और मैं कह रही हूँ कि मतलब मॉरल वैल्यूज भी अगर आपको सोसाइटी में रखनी है, एक सोसाइटी फंक्शनल रखनी है, तो आपको रूल्स रेगुलेशंस होंगे, तो एक्सपेक्टेशन तो होना ही है. कल को बोलेंगे Absolutely. पुलिस को बोलो एक्सपेक्ट नहीं करे कि आप रूल्स फॉलो करो, ऐसे थोड़ी ना होता है. मतलब जब आप रिलेशनशिप्स में इस तरह की बातें, एक्सपेक्टेशन, फॉरगिवनेस, नहीं, लेटिंग गो, See, वो clear मूव ऑन, करना चाहिए. I would say have expectations, but have a clarity on that. expectations. Exactly. When we will say no expectation, that means we are Doesn't- working in an illusory Or you domain. are being shut down. Another option is, if you have no expectations, you could be completely shut down, which means मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता. I am indifferent whether you are alive or dead, whether you wish me or don't wish me, whether you look at me or don't look at me, doesn't matter to me. Shutdown is an extreme stress response. It is not an evolved response. When you are shut down, your system is in a high fight and flight mode.
So shutdown is another way which is mixed up with no expectation, but actually it's shutdown. The real no expectation state could only be by Buddha or somebody who is like a truly evolved soul. That not also in we the don't know, household. but we don't know. we We only don't know. hope that, you know, all that we've read. Because I'll tell you where this is coming from. So when I work with my clients, a lot of them, you know, come from this space जहाँ उन्हें गिल्ट होता है कि मुझे पता है, मुझे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए था. अरे भाई, बिकॉज ये फाउंडेशन ही आपकी गलत जा रही है कि मैं ही गलत हूँ, अपने ऊपर ले लेना गलती. आई एम नॉट सेइंग कि अपनी गलती मत मानिए. अकाउंटेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर हीलिंग जर्नी एंड करेक्टिंग थिंग्स. बट थिंकिंग दैट ओ एक्सपेक्ट करना ही गलत है, मैं फॉरगिव नहीं कर पाया, एक्सपेक्ट करना अलग बिल्कुल गलत नहीं. इनफैक्ट मैं तो कह रही हूँ एक्सपेक्ट करो, बट एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखो. क्लियर रखो. जैसे कपल्स में मैंने ये बहुत कॉमन देखा है कि एक जन को लगता है आई डोंट फील लव्ड. ओके, वेरी कॉमन थिंग. आई डोंट फील लव्ड, आई एम नॉट इमोशनली सपोर्टेड. ये बहुत कॉमन है. फिर मैं सामने वाले को पूछती हूँ कि डू यू नो व्हाट एग्जैक्टली शुड यू से एंड डू फॉर दिस पर्सन टू बी इमोशनली सपोर्टेड. तो बोलते हैं नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो मेरे हिसाब से सब कर रहा हूँ, पर उसको नहीं लग रहा है. सो सम ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स इन रिलेशनशिप्स ना, I feel love, I don't feel loved, I don't feel heard, I don't feel understood, are also that inner world which is having a void, which is not met. You understand? And then you want that other person to meet. But if you don't tell the other person that you have to do these 5 things, then I will feel loved or understood, that person cannot guess. तो वो बंदा बेचारा अपने हिसाब से जो भी कर रहा है या कर रही है, it is not reaching you. Right? Because there is a misunderstanding or lack of understanding of expectations, and they are based on abstract concepts. See, these are very abstract things. I want to be understood, I want to be emotionally supported. Great. But if I, as a How? part, how? How? So if I'm told, okay, no, see, every day when I come from office, you should give me a hug. You should ask me how was my day. When you do that, I will feel emotionally supported. Now as a partner, I'm clear कि ठीक है, मुझे इतना करना है, तो at least that's a start. But most of the cases पता ही नहीं है. Invariably, I have seen that in most couples, I'm saying most couples I have worked with, जहाँ पे एक को लग रहा है कि I'm not supported, I'm not loved, I'm not saying दूसरे का उसमें कोई रोल नहीं है, होगा. बट ये जो नैरेटिव है ना, ये बचपन से आता है. 9 out of 10 cases, when we ask this person in a marriage, you know, how was your childhood? In 9 out of 10 cases, their childhood was full of emotional neglect, emotional abuse or physical abuse. So as a child only they have felt, I'm not important, nobody cares for me, I'm not heard, I'm not important. Now, because of that, they will try to get it from a spouse. But the problem is, the spouse, this person doesn't know, spouse also doesn't know what it is like, what is the translatable behavior that should give this feeling of loved and accepted and validated. उसको नहीं पता, खुद को भी नहीं पता. तो चाहते हुए भी वो बंदा बेचारा चाहता है कि मैं मेरी वाइफ को फील कराऊं ये सब, बट वो नहीं हो पाता है. And then we have to tell the person, you have to heal this void yourself, because it is an endless dark hole. Nobody else is going to be able to do this for you 100%. You know, yes, the first start is you tell your husband, okay, these are the 5 things I want, or tell your wife, these are the 5 things you should do to make me feel loved and accepted. But वो करने के बावजूद वो feeling 100% नहीं जाती है if it has come from childhood. बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि you know, I feel whole, when I'll feel whole then I'll get into a relationship. आपने जो अभी ये बताया सब कुछ, ये आपने उसको डिफाइन किया कि फीलिंग होल होता क्या है. यू नो, ये कोई एक ऐसा कलर नहीं है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो ऐसा दिखेगा तो खत्म हो जाएगा. व्हाट फीलिंग होल रियली मीन्स, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं. इन योर आंसर यू हैव एक्सप्लोर्ड दैट. सो आई थिंक यहाँ पे एक सेकंड सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट या रिफ्लेक्शन देने का वक्त आ गया ऑडियंस को. पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस कॉन्वर्जेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एट दिस पॉइंट टू आइडेंटिफाई फॉर योर सेल्फ कि आपके अपने डेफिनेशंस ऑफ जिस भी एरिया में आप स्ट्रगल कर रहे हैं वो क्या है. अगर आपको रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल हो रहा है तो आपका आइडिया ऑफ लव है क्या, आप कैसे प्यार कर सकते हो और आप कैसे प्यार पाना पसंद करोगे, ये तो क्लियर करो. यू नो, हम में से 95% लोग हैं जो एक रेस्टोरेंट में, अगर मैं और आप भी एक रेस्टोरेंट में जाएंगे तो यूजुअली क्या होता है, व्हाट डू यू वांट टू हैव, आप देख लो जो आपको पसंद हो. तो वी डोंट हैव क्लैरिटी ऑफ थिंग्स. आई एम नॉट सेइंग कि आपको अडेप्टेबल नहीं होना चाहिए. दिस कुड बी ऑल्सो अडेप्टेबिलिटी कि आई एम नॉट वेरी फसी अबाउट व्हाट आई ईट. नहीं फसी होना वर्सेस क्लैरिटी ना होना बहुत अलग चीजें हैं. Correct. तो
एट दिस पॉइंट प्लीज बी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स. अगर आप करियर में स्ट्रगल फील कर रहे हो, आपका मेंटल वेलबींग सही नहीं है, इमोशनल क्लैरिटी नहीं है, तो जस्ट ड्राफ्ट क्लैरिटी फॉर योर सेल्फ थ्रू दिस कॉन्वर्जेशन. यहाँ पे अपने चाइल्डहुड पैटर्न्स को भी लेके आइए, किस एनवायरनमेंट में आप पले बड़े हैं, जो रिरी जी ने बताया, बहुत क्लियरली बताया. इसको ज़रा वापस सुनिए पिछले 15 मिनट और अपने लिए निकालिए कि व्हाट आर योर आइडियाज़. एंड देन when you go into the environment, चाहे वो आपका वर्क एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है, वहाँ पे जाके क्लियर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कीजिए, तो you'll be able to move to the next layer. करेक्ट है ना. रिधि जी, यू स्पोक अबाउट चाइल्डहुड ट्रॉमा और आपने काफ़ी सारे सिग्नल, सिम्टम्स, चीज़ें दी. Now let's get into the depth of this conversation. What are the different types of childhood trauma? Is it a very blanket statement? नो इट इज सो चाइल्डहुड ट्रॉमा को हम 3 बकेट्स में डाल सकते हैं. पहले तो इंटरपर्सनल ट्रॉमा, मतलब कि जो बच्चे के साथ खुद हुआ है, जैसे कि मारना पीटना, फिजिकल अब्यूज. इमोशनल अब्यूज मतलब भावनात्मक रूप पे बच्चों को अब्यूज करना, जैसे हमेशा उसको क्रिटिसाइज करना, डराना, धमकाना, कंपेयर करना, उसको ह्यूमिलिएट करना, उसको दूसरों के आगे उसकी मजाक उड़ाना, Guilt देना. उसको गिल्ट देना, इमोशनल ब्लैकमेल करना. ये सब इमोशनल, मतलब इसके फिजिकल स्कार्स नहीं होते बट इसके साइकी पे स्कार्स होते हैं. तो इमोशनल अब्यूज हुआ, फिजिकल अब्यूज हुआ, सेक्सुअल अब्यूज हुआ, जो हम यौन शोषण कहते हैं. इमोशनल निग्लेक्ट और फिजिकल निग्लेक्ट भी होता है, जिसको हम इमोशनल निग्लेक्ट मतलब कि बच्चों की भावनाओं पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना. मतलब बच्चे की आप इंटरनेशनल स्कूल में डाल रहे हो, उसको ब्रांडेड कपड़े पहना रहे हो, उसको न्यूट्रिशियस खाना दे रहे हो, बट बच्चे की इमोशंस क्या है वो नहीं समझ रहे हो. बच्चे को जब भी इमोशनली अप डाउन फील हो रहा है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, उससे बातचीत नहीं कर पा रहे हो, तो बच्चे को लग रहा है कि सब कुछ प्रोवाइडेड है बट मेरी इमोशंस या फीलिंग्स के बारे में मैं किसी से बात नहीं कर सकता हूँ. दैट इज इमोशनल निग्लेक्ट. एंड फिजिकल निग्लेक्ट मतलब अगर कोई भी कारण सर, या तो मदर फादर बिजी हैं, या तो पैसे नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों की फिजिकल नीड्स नहीं मीट की जाती है, जैसे टाइम पे खाना देना, मेडिकल ट्रीटमेंट देना, उनको अच्छे कपड़े पहनाना. ये ज़्यादातर हम पुअर सोशो इकोनॉमिक फैमिलीज में देखते हैं, और ऐसे फैमिलीज में देखते हैं जहाँ पे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिजी हैं या लड़ झगड़ रहे हैं पूरा टाइम, बच्चे की ज़रूरतों का उनको कोई पड़ी ही नहीं है. बच्चे खुद अपना नाश्ता बना के खा लेते हैं क्योंकि मम्मी पापा आर बिजी फाइटिंग और साइलेंट ट्रीटमेंट वॉट एवर इज गोइंग ऑन. तो दिस इज द फर्स्ट बकेट, इंटरपर्सनल ट्रॉमा. जो मैंने कहा फिजिकल, मतलब 2 किस्म के अब्यूज, 3 किस्म के अब्यूज, फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल. 2 किस्म का नेग्लेक्ट, फिजिकल निग्लेक्ट एंड इमोशनल निग्लेक्ट. दूसरा बकेट है फैमिली का एनवायरनमेंट, मतलब जो ट्रॉमा बच्चे के साथ नहीं हो रहा है बट बच्चे के माहौल में हो रहा है, जैसे माँ बाप डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, खुद बहुत लड़ झगड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं. दूसरा, अगर वो वर्बली फाइटिंग कर रहे हैं, फिजिकली नहीं बट साइलेंट ट्रीटमेंट, घंटों तक, दिनों तक, हफ्तों तक बात नहीं करते एक दूसरे से, लड़ रहे हैं, चीजें फेंक रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं. वो घर में अगर कोई अल्कोहलिक है, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल रही है, तो मदर बिल्कुल बेड पे है, ऐसा है माहौल. या तो फिर अगर घर में किसी ने क्रिमिनल क्राइम कुछ किया है या ड्रग एडिक्ट है, वो है, तो डिसफंक्शनल फैमिली एनवायरनमेंट इज द सेकेंड बकेट. थर्ड बकेट इज द अदर ट्रॉमास, जैसे माहौल, नेचुरल अर्थक्वेक हो गया, आप वॉर जोन में रहते हो, वो. और एक और सेक्शन है बुलिंग और पीयर आइसोलेशन, मतलब अगर बच्चे को स्कूल में या घर में बुलिंग हो रहा है, उसको बोला है नंबू, कालू, मोटू, ये सब कहते हैं उसको, नाक तेरी ऐसी है, तू ऊंट जैसा है, तू भालू जैसा है. सो नेम कॉलिंग, बॉडी शेमिंग, बुलिंग इज वन बिग ट्रॉमा एलिमेंट. एंड वन मोर इज वेयर द चाइल्ड इज आइसोलेटेड, जैसे स्कूल में ना बच्चे उसको अकेला कर देते हैं, कजिन्स भी सब गैंग अप होके बच्चे को अकेला कर देते हैं. तो ये पीयर आइसोलेशन एंड पीयर विक्टिमाइजेशन कहते हैं रिसर्च लैंग्वेज में, ये भी ट्रॉमा एलिमेंट्स हैं. तो इंटरपर्सनल ट्रॉमा जो बच्चे के साथ होता है, फैमिली एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स हुआ, अर्थक्वेक्स हुआ, मेडिकल ट्रॉमा हुआ. अगर बच्चा ऐसी एनवायरनमेंट में रहता है जहाँ पड़ोसियों में बहुत झगड़े हो रहे हैं, शराब पी के मार पिटाई हो रही है, या गली मोहल्ले का माहौल इस तरीके का है, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं जहाँ पे ये रोज का देखना होता है, तो ये सारे जो हैं ट्रॉमा के एलिमेंट्स हैं. अभी इसमें इम्पोर्टेंट बात यह कि एक दो बार हुआ है कि मल्टीपल टाइम्स हुआ है कि सालों तक चला है, वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड होता है कि इसकी इम्पैक्ट कितनी पड़ती है. ट्रॉमा के इम्पैक्ट के बारे में भी हम बात करेंगे रिरी जी, बट बिफोर दैट लेट मी आस्क यू कपल ऑफ क्वेश्चंस हियर. जो आपने बात की, अभी इतना वाइड स्पेक्ट्रम है, हाँ. क्योंकि इसमें मेरे साथ क्या हुआ और हर किसी के साथ ऐसे एपिसोड्स हुए हैं जहाँ पे उनको शेम किया गया, एम्बैरस किया गया, घर में किया गया, स्कूल में किया गया, उनके एनवायरनमेंट में किया गया, बच्चों ने उन्हें गेम्स में नहीं खिलाया साथ में, या उनकी पर्सनालिटी को डिमीन किया गया, या उनको बहुत ईगो बूस्ट मिला
अरे तुम तो प्रिंस हो मेरे, तुम तो ये हो, तुम तो, उससे भी एक तरह का हाँ ट्रॉमा क्रिएट हो जाता है, एक तरह का नार्सिसिज्म बच्चे के अंदर पैदा हो Correct, जाता है, correct. राइट? तो ये इतना वाइड स्पेक्ट्रम है कि हर किसी के एक्सपीरियंसेस इनमें से कहीं ना कहीं फॉल करते हैं, राइट? तो हाउ डू आई असेस that I have childhood trauma, I'm carrying it within me? Is everybody, is it like 100% applicable to everyone? Is everybody carrying us? So there are tools. Carrying the There are trauma? tools for this. So there is a globally accepted ACE-10 questionnaire which has been used for 30 years globally, जिसमें 10 questions है, आपको yes no आंसर देने हैं. पर हमें लगा कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इनएडिक्वेट है, क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जॉइंट फैमिली सिस्टम आती है, पेरेंट्स डिवोर्स सेपरेट नहीं होते, पर जिंदगी भर पेरेंट्स साथ रह के भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट बनाते हैं. तो हमने एक त्रिवेदी एस क्वेश्चनर पब्लिश किया है, वैलिडेट किया है, और ग्लोबल जो टॉप जर्नल एशियन जर्नल ऑफ साइकेट्री उसमें पब्लिश किया है, जिसमें 14 क्वेश्चंस है. इसको कहते हैं त्रिवेदी एस 14 क्वेश्चनर. वो 14 क्वेश्चंस में आपने येस नो आंसर लिखे और उसमें आपने फ्रीक्वेंसी लिखी कि मतलब ये ऑफन होता था, वेरी ऑफन होता था, कि कम बार होता था. वो जब आप मार्क करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका ट्रॉमा एलिमेंट्स क्या है और कितना स्कोर है. मतलब अगर 0 to 4 जितना है तो फिर भी कम कहा जाता है, 4 to 7 है तो मीडियम है, बट 7 से ज़्यादा है तो वेरी हाई ट्रॉमा. रिधि जी, आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन देयर, क्योंकि जब येस नो क्वेश्चंस का आंसर करना होता है, यू नो, एंड आई एम स्पीकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, जब आप ट्रॉमा में होते हो, यू नो, जब आप उस ट्रॉमा के थ्रू अपने डिसीजंस ले रहे होते हो और आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि मेरे को ट्रॉमा है, आप इस तरह के क्वेश्चन देखते हो, तो people who are in trauma, they don't have clarity on a lot of things. जब मैं भी younger 10-15 साल पहले, if I would be given a questionnaire about anything, not just But see, question most about, people don't fill up correctly. हाँ, तो आपको समझ नहीं आता मैं yes बोलूँ कि ना बोलूँ, because हर चीज़ का लगता है कि नहीं नहीं, हाँ हाँ, नहीं नहीं. You don't have that emotional clarity also, which is itself is a sign of trauma, Yes, right? yes. तो हम ये questionnaire को भी कैसे better समझे? Can you give us a few questions? So यहाँ see, viewers को ये- कुछ reflection points आप हाँ, दे तो सकते ये हो. क्वेश्चनर एक तो सी ट्रॉमा सब्जेक्टिव है. हाँ, क्वेश्चनर में ऐसा पूछेंगे कि क्या कभी बचपन में आपको किसी ने इंसल्ट किया, आपको ह्यूमिलेट किया, आपको शेम फील करवाया, अब ये या मुझे कोई लगता ऐसा है- एडल्ट था जिससे आपको डर लगा. अब ये 100% लोगों के लिए मुझे लगता है इसका आंसर यस ही होएगा, क्योंकि किसी ना किसी से आपको डर लगा ही होगा, किसी ना किसी ने हाँ. आपको एम्बैरेस किया ही होगा. इफ नॉट अ पेरेंट देन मे बी अ टीचर, इफ नॉट टीचर देन मे बी फ्रेंड्स, मे बी हाँ. फियर्स, मे बी अ कजन, मे बी अ व्हाटएवर. बट एक तो इसका टाइम फ्रेम है 0 to 18 ईयर्स में, तो ये क्वेश्चनर का एप्लीकेबिलिटी है 0 to 18. अगर 0 to 18 ईयर्स में ऐसे इंसिडेंट्स हुए. दूसरा है कि कितनी बार हुआ है, रेयरली, समटाइम्स, ऑफन के वेरी ऑफन, राइट? तो ये बताएगा कि वन ऑफ इंसिडेंट हुआ है कि रोज होता था. इससे आपको पता चलेगा कि इंटेंसिटी कितनी कितना है, डीप है. राइट? अभी एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि देखिए, फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, बुलिंग तो सब लोग समझते हैं, बट इमोशनल अब्यूज 90% लोग मार्क ही नहीं करते. उनको लग रहा है तो ये तो इमोशनल अब्यूज क्या होता है, मतलब ये तो इमोशनल निग्लेक्ट तो समझ ही नहीं है लोगों में. मैं आपको बताऊं, 90% ऑफ द मेन हु हैव कम टू अस, वो फिजिकल अब्यूज भी नहीं मार्क करते हैं. विमेन करती है, पर मेन के लिए फिजिकल अब्यूज भी नॉर्मलाइज है. मतलब बोले कि बेल्ट ट्रीटमेंट तो हर रोज मिलती थी मैडम हमको, हम तो हंसते थे उसके बारे में, हम थोड़ी ना इसको ट्रॉमा कहेंगे. नो, इट इज, बट यू हैव चोजन टू लाफ अबाउट इट जस्ट टू कोप अप विद इट. समझ रहे हो आप? यू हैव चोजन टू नॉर्मलाइज इट जस्ट बिकॉज दैट इज द ओनली वे यू कुड हैव सर्वाइव्ड दैट पेन. तो हम इनको ये पूछते कि जब आप 5 साल के थे, 6 साल के थे, पापा बेल्ट से मारते थे, तब आपको हंसी आती थी? नहीं ना, तो ट्रॉमा हुआ वो. समझ में आ रहा है? ये सब ज्ञान तो हमें विजडम बाद में आता है. एज अ चाइल्ड, हाउ डिड यू फील? दैट इज हाउ यू शुड थिंक व्हेन यू आर मार्किंग योर एज क्वेश्चंस. ओके, एंड इट इज सब्जेक्टिव. मतलब कोई, किसी को लगेगा कि नहीं मुझे 4 थप्पड़ पड़े थे बट मेरे लिए वो ट्रॉमा है, किसी को लगेगा कि नहीं 40 भी पढ़े थे लेकिन इट्स ओके. हाँ, इट्स ओके. तो पहले तो ये एक doubt रहता है. रिधि जी, पता क्या होता है, जब हम अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में आंसर्स कर रहे होते हैं तो लॉट ऑफ इट बॉइल्स डाउन टू कि हमारी पेरेंटिंग कैसी हुई है. और स्पेशली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट बहुत डिफिकल्ट है बच्चों के लिए अपने पेरेंट्स को कॉल आउट करना. बहुत गिल्ट आता है कि अरे मैं अपने माँ बाप के लिए नाशुक्र हूँ, हाँ. मैं उनके बारे में बुराई कर रहा Judge कर रहा हूँ, हूँ. अब मैं आज उनके parent बारे हूँ में. तो मुझे पता है उनकी क्या स्ट्रगल्स थी, तो मैं मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिंपल सी एक रील देखी थी बहुत दिन पहले. उसमें बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना कि अब मैं माँ बनी हूँ तो मुझे पता चला है कि व्हाट माय मदर वेंट थ्रू. दिस इज द फर्स्ट एवर पीस ऑफ कंटेंट, आई डोंट रिमेंबर द पर्सन हु क्रिएटेड इट. उन्होंने बोला था कि अब जब आज मैं माँ बनी हूँ और मेरी 3 साल की बच्ची है ना, तो मुझे समझ में आता है कि मुझे प्यार करना इतना मुश्किल भी नहीं था. एंड आई क्राइड एंड आई एम स्टिल गेटिंग गूज़बम्प्स, यू नो, क्योंकि हमें गिल्ट और शेम इतने लोग देते हैं और हमने माँ बाप से बचपन से सुना होता है तुम माँ बनोगे, तुम पेरेंट बनोगे, तब तुम्हें पता चलेगा. लेकिन
when you become a parent and to feel that it was not so difficult to love your own Correct, baby, correct. you know, But see, and it that is is the not thing. so. That is the thing. I'll tell you something. पेरेंट्स भी ना अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करते हैं, तो बच्चे को कंडीशनिंग किया जाता है बचपन से कि यू डिजर्व दिस. मतलब दे टेल मी कि मैं तो इतनी मस्तीखोर थी ना, तो वो तो मारते ही थे, तो आई डिजर्व्ड इट. So that is toxic shame, where the bacha believes that I deserve the beating, I deserve the humiliation, I deserve this constant criticism because I am no good. Without criticism, मैं function करूंगी ही नहीं. This is even more toxic and scarier. तो ये लोग है ना, ये नॉर्मलाइज कर देते हैं कि नहीं नहीं, मतलब ये तो सबके साथ होता है. अगर ये पेरेंट्स ऐसा किया नहीं होता मैडम, तो आज तो मैं सीए नहीं बनता, आज मैं इतना सक्सेसफुल नहीं बनता. तो मार पिटाई की तो बहुत, मैं तो ग्रेटफुल हूँ, मैं तो कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ पिताजी को, माताजी को कि मेरे को मारा, वरना मैं सक्सेसफुल नहीं होता. फिर मुझे समझाना पड़ता है कि मारे बगैर भी हो आप यही सकता है, चीज हो एक सकता और था. तरीका था. But you would have been much more confident, you would have been less insecure, you would have been less anxious. And you would have better relationships. Yes, but ये लोगों में गैप है. गैप है समझने का. तो ये क्वेश्चनर भरने से पहले अपने व्यूअर्स को जरूर बताना कि देखिए, ये क्वेश्चनर जब हम भरते हैं, the objective is not to judge our parents. It is not to judge their parenting style, because your parents were also probably continuing the pattern of their own childhood. If your mother was beating you because she did not know how to regulate her anger, because she was carrying anger from her childhood, और उसको किसी ने सिखाया नहीं आपकी मदर को कि ये एंगर को मैनेज करो, बच्चे पे मत निकालो, तो कोई पेरेंट्स बच्चा दुनिया में इसलिए नहीं लाते कि चलो बच्चा लाते तो हम उसको रोज टॉर्चर करें. जो माँ बाप बच्चे को बेल्ट से भी मारते हैं ना, मेरी समझ ये कि उनके मन में तो यही होता है कि इससे ये बच्चे के भलाई के लिए है, और ये बच्चे को ये कहते भी है. तो ये तोड़ना है, क्योंकि ये माइंडसेट की वजह से ये पैटर्न कंटिन्यू होती है. एक्चुअली ये माइंडसेट को कंटिन्यू करना आसान है, क्योंकि एंगर का एक सर्टेन रिस्पॉन्स हमारी बॉडी से आता है, और एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स यही है कि आप 2 चांटे लगा दो और तो वो टाइट कर इजीली दो. है ना, शॉर्टकट है ना. Exactly. देखो, 2 चांटे मारने में 2 सेकंड लगता है और आपको Versus- रिजल्ट भी दिख जाता है. Correct. क्योंकि बच्चा चुप हो गया. पर ये आप नहीं समझते हो कि वो बच्चा चुप हो गया, आज आपको रिजल्ट मिला, बट उसकी कीमत आपको 20 साल बाद चुकानी पड़ेगी, क्योंकि बाद में चांटे भी नहीं इफेक्ट करेंगे. 10 चांटे मारो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बच्चा बाकी जो चीजें कैरी करेगा, जो एंजाइटी है, लो सेल्फ वर्थ है, वो एक अलग प्राइस पे करेगा. तो खुद पे काम करने में बहुत टाइम लगता है. टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम हिटिंग योर चाइल्ड विल रिक्वायर वीक्स ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, हीलिंग योर सेल्फ, मैनेजिंग योर नर्वस सिस्टम. तो इसलिए मोस्ट पीपल, वर्किंग वुमेन है आजकल, वर्किंग तो चाटा मारना बड़ा इजी हो जाता है. यू नो, आई विल टेल यू व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन रिरी जी, क्योंकि मेरी जनरेशन में 37 इयर्स की हूँ, तो मेरी जनरेशन के जो लोग हैं ना, बहुत सारे लोग मिड 30s 40s मिड 40s में अब ये समझ पा रहे हैं कि ट्रॉमा होता क्या है. जो यंगर बच्चे हैं, जो जेनजीज हैं, उनको इस यू नो डोमेन की नॉलेज थ्रू सोशल मीडिया थ्रू बहुत जल्दी आ गई. जल्दी आ गई. उनको समझ में आ गया कि मेरे पेरेंट्स के साथ भी वो ये डायलॉग कर लेते हैं, और जो इस जनरेशन के बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो भी थोड़ा ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो गए हैं, थोड़ा पढ़ लिख गए हैं. लेकिन जो हमारी जनरेशन के बच्चे ना, अब वो 40 की एज में ये समझते हैं, तो उनका पेरेंट ऑलरेडी 70 का हो गया. अभी कहते हैं मेरे 70 साल के बाप को मैं ये बोलूंगा कि इसका इस वजह से ये हो गया, मेरे लाइफ में वो हो गया, तो मैं मैं बोलने की कैसे जरूरत अपने है? लाइफ को रेगुलेट करूं. आई कैन नॉट डू दिस वर्क वेयर यू आर, यू नो, आई कैन नॉट डू दिस विद माय पेरेंट्स. So here's the thing. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा समझने का इरादा ये नहीं है कि आप जाके पेरेंट्स को ब्लेम करो या पूरा दोष का टोपला उनके सर पे डालो. इनफैक्ट मैं तो कह रही हूँ, पेरेंट्स को बताने की जरूरत ही नहीं है कि आपकी वजह से ये हुआ है, क्योंकि आप भी उनको ब्लेम ही कर रहे हो ना. आप क्या कर, उन्होंने आपको ब्लेम किया कि तू मस्ती कर रहा था इसलिए मैंने तेरे को थप्पड़ मारा. आप अभी क्या कर रहे हो कि आपने थप्पड़ मारे थे इसलिए अभी मेरे को एंजाइटी है. तो आप भी तो वही कर रहे हो ना. So my whole point is, objective is to heal yourself. It is not to blame your parents. So being aware of your childhood trauma should not translate into you blaming, shaming, isolating and ghosting your parents out. No. And that is happening today. I want to call this out. Today, because of this hyper awareness, increasingly the youngsters are blocking their parents. They are fighting with their parents. They are kicking the parents out of their life. एंड देर आर योर जनरेशन लाइक 30s 40s के, जो माँ बाप के लिए इतनी नफरत लेके बैठे हैं कि अभी हमें समझ में आ रहा है कि आपने मेरी जिंदगी खराब कर ली, मेरी रिलेशनशिप्स नहीं फंक्शन हो रही है, मेरे थेरेपिस्ट ने बोला है क्योंकि चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो आपने दिया है. दैट इज नॉट गोइंग टू फिक्स इट. इनफैक्ट मैं तो कैन यू डोंट टेल दिस टू यू बिकॉज दे आर नाउ जस्ट गोइंग टू बी ब्लेम्ड. दे विल नॉट चेंज. They don't have the They are solution in for their this. 70s 60s. So the only way out is, yes, you understand it, but understand it so that you can find out concrete ways to overcome it.
When For you have healed yourself. yourself for yourself, Not for them. proving it to your parents is not going to be, your parents are themselves victims, right? And बहुत लोगों को कि नहीं पेरेंट्स को मुझे साइको एडुकेट करना है. अगर बंदा साइको एडुकेट करना चाहता है तो करो, बट इफ योर पेरेंट्स आर क्लोज टू इट, डू नॉट इवन बॉदर साइको एडुकेटिंग देम, बिकॉज यू विल जस्ट बी फिल्ड विद अ लॉट ऑफ एंगर, मोर एंगर, कि अभी अब पहले नहीं सुनते थे अभी भी नहीं सुन रहे, बट वो वैसे ही हैं. आपको क्या ये कैरी फॉरवर्ड करना है? नहीं, तो आप इसको यहीं पे स्टॉप करो, अपने आप पे काम करके. तो पेरेंट्स को आइसोलेट करके, ब्लॉक करके, ब्लेम शेम करके, उनको पूरा ये आपने ये किया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. उससे ऊपर से टॉक्सिसिटी बढ़ेगी और आपका पेन तो कम होगा ही नहीं. रिद्धि जी, मैं आपसे हीलिंग के बारे में, खुद पे काम करना जो आपने इतनी बार बोला, इसके बारे में बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे बताइए, आपने कहा कि खुद पे काम करो, वो जैसे हैं उनको वहां पे छोड़ दो. एक हील्ड पर्सन या फिर जो अपनी हीलिंग जर्नी पे काम कर रहा है, वो ऐसे पेरेंट्स या ऐसे रिलेशनशिप्स में कैसे रहेगा फिर? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू देम, I'll tell you. बी इन दैट रिलेशनशिप. एंड आपने कहा ना कि वो पेरेंट्स से नफरत करने लगते हैं, पेरेंट्स से दूर जाने लगते हैं, उनको ब्लॉक आउट करने लगते हैं. व्हाट इज द अदर वे? So once they have taken therapy and worked on themselves, they are able to sit with that same parent and have a conversation without being triggered. They are able to accept, I'm not saying forgive, they are able to accept the parents for who they are. When they do their healing journey and they connect with their inner child, they are able to see कि मेरे parent में भी वो wounded inner child है, मेरे parent का भी एक अंदर बच्चा है जो घायल है, जो sad है, जो insecure है, जो गुस्से को मैनेज नहीं कर पा रहा है, और उस बच्चे को आप देख सकते हो. तो आपका पेरेंट के साथ रिश्ता 100% सुधरेगा, इवन इफ द पेरेंट डजंट चेंज. Why? Because you are bringing a different vibe in that relationship. You are bringing a different energy in that relationship. When you have not healed, everything that the parent says is going to trigger you. When you are replying in a triggered state, your parent will get more triggered. Then it becomes A, B, A, B, A, B, you get into a pattern. जब आप ये पैटर्न बदलते हो, जब आप हील करते हो, तो आपकी वाइब बदलती है. नाउ योर पेरेंट इज टॉकिंग टू अ डिफरेंट पर्सन, नॉट दैट पर्सन दैट यू वर. एंड दिस इज व्हाट innumerable clients who have worked on their own healing have told us. They have told on my podcast, they have told everywhere that ma'am, once we have worked on ourselves, जिस पेरेंट के साथ हम बैठ नहीं सकते थे एक रूम में, हम ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते थे, आज उसके आगे हम न्यूट्रल तो रह पाते हैं. हम बैठ के पेपर पढ़ लेते हैं, हम बैठ के कैसे हो, अच्छे हो, क्या खाना खाएंगे, इतना तो हम विदाउट गेटिंग ट्रिगर्ड कर पा रहे हैं. दिस इज अ बिग थिंग. सो आई एम सेइंग it will not make your relationship from negative to positive, but even if it comes from negative to neutral, it is good. Foot in the door. Because the same generation now also has guilt. I have worked with so many 50-year-olds who tell me कि मैम I have hated my mother and father, but जब मैं उनको भी बूढ़ा देखती हूँ, जब मुझे उनके लिए कोई नहीं है, तो मुझे उनके लिए रहना है. I want to help them. I want to be there for them. But I have so much anger and hatred, and I hate myself for being angry. तो ये देखो double वो हो गया. करेक्ट. So once you have healed yourself, then you don't have to have that guilt and regret. Then you are able to be for your parent in a neutral space. That is real healing. That is where you have neutralized your files, you have neutralized your trauma triggers, and you are around that same person but able to be very calm and balanced. तो पेरेंट तो नहीं बदलेगा, हम सबको कहते हैं, आपका पेरेंट इतना भी नहीं बदलेगा. बदल जाएगा तो एक एडेड एडवांटेज मिल गया आपको उस प्रोसेस के हाँ, थ्रू, पर वो अज्यूम के नहीं बदलेगा. बट वो आप लेके मत चलो कि ये आउटकम होगा. नहीं होगा. और मुझे लगता है कोई भी इनर जर्नी, इनर एक्सप्लोरेशन, द जर्नी विद इन का हमें क्लियर कट आउटकम सोच के भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कोई टाइमलाइन नहीं है. लोकस ऑफ कंट्रोल आपके है ही नहीं ना. सामने वाला बंदा कैसा बिहेव करेगा आपके हाथ में है ही नहीं. आपके हाथ में क्या है? लोकस ऑफ कंट्रोल इज व्हाट? माय एक्शन, माय वर्ड्स, माय बिहेवियर, माय थॉट्स, my responses. How you choose to interpret my words, actions, responses is not in my hands. It will never be in my hands. Even if I am the most spiritually evolved soul, I cannot decide कि आज मैं बोल रही हूँ, आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो और क्या फील करो. मेरे हाथ में है ही नहीं. तो मेरे हाथ में जो है, मैं तो उसी पे काम करूंगी ना. एग्जैक्टली. एंड द जर्नी इज नेवर एंडिंग. किसी भी, अगर आपको अपने गुस्से पे काम करना है, इनसिक्योरिटी पे काम करना है, जेलसी पे काम करना है, तो ये काम सालों तक चलता रह सकता है. राइट? वी हैव डिफरेंट. हाँ, तो ये है कि देखो, बहुत सारे लोग आजकल थेरेपी में जाते हैं ये सोच के कि थेरेपी तो लाइफ टाइम है. मैं ये नहीं मानती हूँ. मैं ये मानती हूँ कि थेरेपी तभी इफेक्टिव है जब वो आपको आपके इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकती है, आपके रूट कॉज लेवल
तक आपका तक ले फिक्स जा हो गया, सकती है। उसके बाद that will give you the confidence and empower you to live the rest of your life with the challenges but manage it by yourself without the help of therapist. So real therapy and a good therapist is somebody who, after healing you, they don't heal you, of course they do their processes and all that, but after working with you, they are able to let you go, wean you off in a way where you can manage without them. Because life will throw curveballs. लाइफ में कभी आपकी लाइफ थेरेपी के बाद ऐसी नहीं होगी, वो ऐसी 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 होगी, पर कर्व ऊपर जाएगा, स्टॉक मार्केट जैसे ब्रॉडली जाता है ना. बट एक बार अगर आपने आपके लाइफ के सबसे बड़े इश्यूज को हील किया है, तो आगे जाके आपका दूसरे इश्यूज आएंगे, उसका आपका डील करने का तरीका ज़्यादा इफेक्टिव होगा, आपका रिकवरी टाइम कम होगा, और उस चैलेंजेस की इम्पैक्ट आप पर कम होगी. In other words, the therapy is working for you, the coaching is working for you का एक इंडिकेटर ये हो सकता है कि क्या आपको बार बार मोटिवेशन की डोज चाहिए, आपको बार बार हीलिंग का इंजेक्शन चाहिए, या आप खुद को रेगुलेट कर पा रहे हो. 10 में से 4 बार सही, हाँ, 10 बार नहीं, 4 आप 4 कर पाते थे, तो क्या कुछ टाइम के बाद आप 5 तक ले आ पा रहे हो, 5.5 तक ले आ पा रहे हो. तो इसमें हमने एक फिट मॉडल रखा है कि थेरेपी की इफेक्टिवनेस हम फिट मॉडल से मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड टाइम टू रिकवर. तो अगर समझो आज आप मेरे पास एंगर के लिए आए हो, तो एट द बिगिनिंग ऑफ थेरेपी आप कहते हो कि मुझे दिन में 4 बार गुस्सा आता है और रोज गुस्सा आता है. ओके, फ्रीक्वेंसी हो गई. इंटेंसिटी मतलब 10 on 10 गुस्सा आता है, ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कर दूं, चीजें तोड़ दूं. रिकवरी टाइम इस गुस्से से निकलने में मेरे को 2 घंटे लगते हैं. या अभी थेरेपी के बाद आप कहोगे कि नहीं, अभी मुझे गुस्सा सिर्फ हफ्ते में 1 आध बार आता है, तो क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी कम हो गई. हाँ, ये गुस्सा तो आता है मैडम, पर 10 on 10 नहीं आता है, अब मुझे 4 on 10 आता है, या 2 on 10 इंटेंसिटी आती, इंटेंसिटी कम हो गई. अभी मुझे जब गुस्सा आता है ना, तो मैं 10 मिनट में EFT करके ठीक हो जाती हूँ, तो टाइम टू रिकवर भी कम हो गया. सो फिट, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड टाइम टू रिकवर, ये सब चेंज होना चाहिए, देन योर थेरेपी इज इफेक्टिव. Beautiful. This is such a wonderful and concrete answer for हाँ, how do I know एंड फॉर if my- एनीथिंग. मतलब सैडनेस भी, सैडनेस में भी अगर आपको है, तो सैडनेस की फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, पहले हर रोज सैडनेस होती थी, अब महीने में 1 बार होती है. इंटेंसिटी कम हो गई. पहले सैड रहती थी तो मैं मैडम 4 घंटा रोती थी, और मैं आई यूज्ड टू वुड नॉट ईट फूड. अब मैं 5 या 7 मिनट में सैड होके ठीक हो जाती हूँ. तो टाइम टू रिकवर. This is such a beautiful answer to how would I measure if therapy is working for me. Yes. Lovely. Moving on to the next piece of conversation. हमने childhood trauma के बारे में बहुत एक evolved discussion किया. We talked about the layers, we talked about the types. उसमें बहुत in depth हम चले गए. Now you talked about healing also a little bit. Now let's decode healing and solutions in depth for people. अभी जो लोग ये conversation को सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए एक रोड मैप सा बनता जा रहा है इस conversation के थ्रू कि आज मैं कैसा हूँ, मेरे क्या पैटर्न्स हैं, क्या मेरे कंसिस्टेंट इश्यूज हैं, कौन से एरियाज ऑफ लाइफ में मुझे अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है, जहाँ से हमने कॉन्वर्जेशन को शुरू किया. देन वी केम टू द मिडल पार्ट कि ये शुरू कहाँ से, व्हाट इज़ द रूट कॉज. We talked about childhood trauma, we talked about the layers, we talked about the groups and the classification of trauma. ये समझ में आ गया अब तक. अभी ये तो एक कंसेप्चुअल नॉलेज भी हो गया है, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग भी हो गया. हाउ डू आई अप्लाई दिस अंडरस्टैंडिंग? So one between bridge which I would like to talk about is how does it impact your body and mind, because then we will come to recovery. So trauma से जो सबसे पहला इम्पैक्ट रहता है कि क्रोनिक स्ट्रेस या क्रोनिक ट्रॉमा से आपकी नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेट हो जाती है. इसका मतलब ये कि आपकी जो नर्वस सिस्टम है, जो आपका सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, सब कुछ मैनेज करती है, आपका ब्रीदिंग, आपका हार्मोन सिक्रीशन, ये सब कुछ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करती है, जो सेंट्रल सिस्टम है, जो आपके कंट्रोल में नहीं, इसलिए ऑटोनॉमिक कहा जाता है. ये फाइट एंड फ्लाइट मोड में रह जाती है. इसके 2 मोड है, फाइट एंड फ्लाइट, रेस्ट एंड रिपेयर. तो जब भी खतरा लगता है तो हमारा नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट में चला जाता है. बट जो बच्चा बैक टू बैक खतरा महसूस करता है घर में, बिकॉज ऑफ अब्यूज, वातावरण ऐसा है, तो उसकी नर्वस सिस्टम परमानेंटली फाइट और फ्लाइट में रहती है. मतलब उसके बॉडी को लगता है कि हमेशा खतरा ही है, खतरा ही है. तो बचपन से ये बच्चा कैसा होगा, हाइपर विजिलेंट, एंशियस. तो एडल्ट भी ऐसा लगेगा कि हर बात में अभी कुछ गलत होगा, अभी कुछ गलत होगा, अभी ये नहीं चलेगा, अभी वो नहीं चलेगा. वर्स्ट केस सिनेरियोस के लिए ज़्यादा Worst case prepare scenario, करेंगे. always prepared, always anxious, hyper vigilant, cannot sleep, cannot rest. तो नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेट हो गई. दूसरा डिसरेगुलेशन का साइन है कंप्लीट शटडाउन. मतलब जो लोग आपको दिखते हैं कि जैसे पत्थर जैसे, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इमोशंस भी नहीं, एंजाइटी भी नहीं,
एंगर भी नहीं, दे आर जस्ट कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड एंड शट डाउन. दैट इज ऑल्सो फ्रीज रिस्पॉन्स, राइट. तो ये नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेट हो जाती है. दूसरा कि चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से ब्रेन सेंटर्स अफेक्ट होते हैं. तो ब्रेन सेंटर्स इस तरह से अफेक्ट होते हैं कि ये लोगों को मेमोरी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनका इम्पल्सिव बिहेवियर बहुत रहता है. जो जिसका चाइल्डहुड ट्रॉमा है ना, उनका क्या है, ब्रेन सेंटर जो इम्पल्सिव बिहेवियर क्रिएट करता है वो ज़्यादा ओवर एक्टिव होता है. और जो ब्रेन सेंटर आपको रेगुलेट सिखाता है, रेगुलेशन सिखाता है, आपका इम्पल्स कंट्रोल करना सिखाता है, आपको दूसरों की भावनाएं समझने की जो शक्ति देता है, वो अंडर डेवलप रहता है. तो ये लोग कैसे होते हैं, बहुत ट्रिगर फ्रेंडली, कोई भी बात पे उनकी छटक जाती है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, बात बात पे रोना आ जाता है, हर चीज़ में वो इम्पल्सिव होते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं सोचते हैं. ये सब ब्रेन न्यूरोसाइंस. बाद में गिल्ट भी फील करते हैं. हाँ, कुछ लोग, सभी नहीं. they cannot plan, they do not have the ability to think of the long term consequences of their actions. हमको लगता है इतना भी नहीं सोचा कि आज ये करेगा तो ये रिजल्ट है, नहीं, वो सोचने की शक्ति नहीं होती है बिकॉज ऑफ ट्रॉमा. जैसे आज मैं ड्रग्स लूंगा तो मैं एडिक्ट हो जाऊंगा, वो नहीं समझ आता उनको. जो लोग ये बार बार स्टेटमेंट्स यूज करते हैं कि मेरा इंटेंशन ठीक था लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, अगर आप उन लोगों में से हो तो दिस आंसर इज एब्सोल्युटली फॉर यू. इट ऑल्सो अफेक्ट्स योर हिपोकैम्पस. मतलब आपकी मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं होती है. आपको लगता है चाइल्डहुड का मुझे कुछ याद ही नहीं है. आप पढ़ते हो, आप सुनते हो, पर आपको रजिस्टर नहीं होता है बिकॉज योर हिपोकैम्पस श्रिंक्स जब ट्रॉमा होता है. तो ट्रॉमा का ब्रेन सेंटर पे भी इफेक्ट होता है, ट्रॉमा का नर्वस सिस्टम पे भी इम्पैक्ट होता है. नर्वस सिस्टम और ब्रेन सेंटर दोनों पे इम्पैक्ट होने की वजह से आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस, आपका हार्ट रेट हाई, ब्लड प्रेशर हाई, डाइजेस्टिव इश्यूज, रेस्पिरेटरी इश्यूज, ये सब होते हैं. तो शुरुआत हीलिंग की कहाँ से होगी, पहले तो नर्वस सिस्टम रेगुलेट करो. नर्वस सिस्टम रेगुलेट कैसे किया जा सकता है? नर्वस सिस्टम, जैसे मैंने कहा, डिसरेगुलेटेड कैसा होता है, फाइट और फ्लाइट में. मतलब ब्लड प्रेशर हाई, ब्रीदिंग वेरी शॉर्ट, मसल्स आर टाइट, या योर बॉडी इज सिक्रीटिंग कॉर्टिजोल एंड एड्रेनालिन जस्ट टू फाइट डेंजर. टू रिवर्स दिस यू हैव टू ट्रेन योर बॉडी. दिस इज अ मसल. इसको ट्रेनिंग रोज आपको प्रैक्टिस करनी है. किस तरह से आपका ब्रीदिंग स्लो हो, आपका हार्ट रेट स्लो हो, आपके थॉट्स स्लो हो जाए, आपका हर एक मसल रिलैक्स हो. तो ये अलग अलग तरीक़ों से होता है. योग निद्रा, गाइडेड मेडिटेशन, गाइडेड विजुअलाइजेशन. हमने बहुत रिसर्च किया है हमिंग पे, कोहेरेंट ब्रीदिंग. तो ये सारे टेक्निक्स है. साउंड हीलिंग, जिससे पहले तो आपकी नर्वस सिस्टम, ये एक दिन में नहीं होगा. जो चीज़ आपने इम्बैलेंस सालों की वजह से की है, वो इम्बैलेंस को रीबैलेंस करने में हफ्ते या महीने लग जाते हैं, पर वो हो सकती है. तो जब नर्वस सिस्टम रेगुलेट होती है तो क्या होता है, आपकी बॉडी एक काम स्टेट में रहना सीख जाती है. तो जब भी ट्रिगर्स आते हैं, जब एनवायरनमेंट से कुछ आता है, तो आप इंस्टेंटली पटाखे की तरफ स्नैप नहीं होंगे. आप अभी अपना रिस्पॉन्स चूज करोगे. यू विल नॉट रिएक्ट, यू विल रिस्पॉन्ड. दिस विल ओनली हैपन व्हेन योर नर्वस सिस्टम इज रेगुलेटेड. तो इसके काफ़ी टेक्निक्स हमने बुक्स में लिखे हैं. मेरी पेरेंटिंग बुक जो है, इसमें भी मैंने लिखे हैं. तो नर्वस सिस्टम रेगुलेशन मतलब क्या, कि आप शांति से सोच सकते हो, आप सोच समझ के रिस्पॉन्स देते हो, और आपका बॉडी रिलैक्स मोड में, तो आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छी होगी. ये सब बेनिफिट्स हैं नर्वस सिस्टम रेगुलेशन के. अभी ये नर्वस सिस्टम रेगुलेशन तो पहला स्टेप है. मतलब हमने फिजिकल बॉडी पे काम किया, अन्नमय कोश पे. फिर आता है हमारा ब्रेथ रेगुलेशन, बिकॉज ब्रेथ इज द ब्रिज बिटवीन माइंड एंड बॉडी. हाँ, प्राणमय कोश. तो प्राणमय कोश को हम रेगुलेट कर सकते हैं थ्रू ब्रीदिंग टेक्निक्स, हमिंग, ब्रीदिंग, चैंटिंग. उससे क्या होगा कि हमारे ब्रेन, और ये भी रिसर्च के ऊपर आधारित है, कि कोहेरेंट जब हमारी ब्रीदिंग एक सर्टन पैटर्न में आती है, तो हमारी हार्ट सिग्नल्स एक सर्टन पैटर्न में आती है. वो हार्ट सिग्नल्स वेगस नर्व के थ्रू ब्रेन में जाती है. तो हार्ट ब्रेन को कोहेरेंट सिग्नल देता है. जब वो कोहेरेंट सिग्नल ब्रेन को देता है, तो ब्रेन समझता है कि ऑल इज वेल, चाहे सिचुएशन कितनी भी स्ट्रेसफुल हो. तो जब ब्रेन ऑल इज वेल समझता है, तो ब्रेन पूरे बॉडी को बैलेंस में रखता है. तो वो केमिकल सिक्रीशन जो इम्बैलेंस हो जाता है, वो नहीं होता, वो नहीं होगा. तो सेकेंड लेवल इज प्राणमय कोश, जब आप ब्रेथ के साथ काम करो. थर्ड लेवल इज अपने मेंटल प्रोग्राम्स के साथ काम करो. चलो, आपने बॉडी पे काम कर लिया, आपने रिलैक्सेशन सीखा, आपने नर्वस सिस्टम रेगुलेट कर ली, आपका सिस्टम्स अच्छी हो गई, अभी आपकी एनर्जी भी अच्छी हो गई है, आपकी ब्रेथ रेगुलेट, ब्रेथ से एनर्जी जुड़ी हुई है. अगर आपकी शॉर्ट ब्रेथ है, अगर आपकी डिसरेगुलेटेड ब्रेथ है, तो आपकी एनर्जी ड्रेन बहुत जल्दी हो जाएगी. अगर आपकी ब्रीदिंग रेगुलेटेड है, तो आपकी एनर्जी कंजर्व होगी. तो ये एनर्जी का काम हुआ.
फिर आता है इमोशंस और माइंड का काम, मनोमय कोश। मनोमय कोश। तो इसमें आपको काम करना है आपके डीप रूटेड बिलीफ सिस्टम्स पे, प्रोग्राम्स पे। अगर आप में यही है प्रोग्राम के गुस्से वाली हूँ मैं, तो गुस्से वाली हूँ मैं, तो ऐसे ही हूँ, पैटर्न्स जिनकी हम बात कर रहे थे। या तो फिर मेरे घर में, मेरे यहाँ तो कोई रिलेशनशिप मेरे तो रहती ही नहीं है, मेरे घर में तो जनरेशन से सबको डिप्रेशन है तो मुझे भी होगा, या मेरे हाथ में पैसे रहते ही नहीं है, मेरे लिए लाइफ में अबंडेंस ही नहीं है। तो ये बिलीफ सिस्टम्स हैं जो बचपन से आती है, ये हमें बदलनी है, थॉट्स बदलने हैं, अपने परसेप्शंस जो हमें हेल्प नहीं कर रहे वो बदलने हैं। जैसे किसी पे विश्वास नहीं रख सकते, सब लड़के खराब ही होते हैं, सब लड़कियां तो धोखा ही देती है, जो हमारे बचपन मदर इन लॉज तो ऐसी ही होती मदर इन लॉज तो ऐसी ही होती हैं, हाँ करेक्ट। हस्बैंड तो सब सप्रेस ही करते हैं, सब तो पेट्रियार्की सिस्टम से ही होते हैं, व्हाटएवर। तो जो आपको नहीं काम आ रहा है वो हमें बदलना है। ये और भी सटल काम है, और भी मुश्किल काम है। ये हम खुद पे तो गाइडेड विजुअलाइजेशन, सेल्फ हिप्नोसिस से कर सकते हैं, पर क्योंकि ये बहुत सटल है, मनोमय कोश से काम करने के लिए एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने कहा, पहली दो चीज़ें जो मैंने बोली वो खुद पे से कर सकते हैं। मनोमय कोश का काम है जो कुछ हद तक खुद से कर सकते हैं, बट उसके बाद ज़रूरत पड़ती है थेरेपिस्ट की, कोचेस की, कि जो एक ऑब्जेक्टिवली न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से आपके गलत पैटर्न्स को पहचाने, आपके जो चश्मे लगे हुए हैं और प्रोग्रेस को अपने भी ट्रैक beliefs कर के, पाए। हाँ, उसको समझे और आपको हेल्प करे। हमने थेरेपी के बारे में बात की। टेल मी, हाउ डू आई नो दैट थेरेपी इज रियली वर्किंग फॉर मी? इट्स नॉट जस्ट अनदर मम्बो जम्बो, मुझे किसी ने फील गुड का वही एक इंजेक्शन लगा दिया, मैंने 5 सेशन कर लिया ओवर अ कोर्स ऑफ 2 मंथ्स, तो मुझे थोड़ा मैंने इंटेलेक्चुअलाइज कर लिया मेरे प्रॉब्लम को, मेरे को बेटर वोकैबुलरी आ गई अपनी प्रॉब्लम को स्टेट करने की, उसके सोल्यूशन को स्टेट करने की, बट जेन्युइनली अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ है, कोई मैसिव बदलाव नहीं आया, मैं वैसा ही फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। But what are the indicators that it is working for me? Because for a lot of people, they feel that vocabulary आ गई तो मतलब I've learned. Oh, I know why this is happening. Oh, I know I can see this behavior. But you तो know, आपको fine. तो सिर्फ but असेसमेंट change लेवल का क्या काम हुआ? किया आपने। लेकिन चेंज क्या हुआ? सी दिस इज द थिंग, प्रॉब्लम ये है कि आजकल, मतलब आई नो ये मेरी एक्सपर्टीज डोमेन के थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ, पर द प्रॉब्लम इज हमारे देश में ना साइकोलॉजी एजुकेशन जो है, इट इज़ लिमिटेड टू असेसमेंट्स। सो जो भी साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना, दे आर वेरी गुड एट असेसिंग, एक्सट्रीमली गुड एट इट। दे कैन टेल यू कि आपको ये डिसऑर्डर है, यहाँ से आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है, बट दे आर नॉट टॉट कि उसके लिए करना क्या है, इंटरवेंशंस क्या करने। So most people today who have just done up to masters in psychology, and this I'm telling you in a public platform because I have all of them working in our center. Masters level in psychology तक सिर्फ assessments, आपको interventions नहीं सिखाया जाता है। तो क्या ये लोग जब बाहर जाके काउंसलर्स या जो भी बनते हैं, वो लोग यही दे पाते हैं कि आपको ये है, ये डिसऑर्डर है, इसकी वजह से ये हो रहा है। लॉजिकली आपको सब समझ में आता है, भाई पर करूँ क्या मैं, वो नहीं समझ आता है। तो ये साइकोलॉजिस्ट को बेचारों को एजुकेशन सिस्टम के बाहर एक्स्ट्रा कोर्सेज सीखने पड़ते हैं ऑन डीबीटी, सीबीटी, आरईबीटी, हिप्नोथेरेपी, कोचिंग, एनएलपी, ये सब बाहर जाके सीखना पड़ता है सो दैट दे कैन डू इंटरवेंशंस। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सो ecology of mental health today doesn't have measurability in it. It has assessments, it has diagnosis, but it lacks intervention. The only intervention that psychologists are taught is थोड़ा बहुत काउंसलिंग करो, उसके बाद साइकियाट्रिस्ट के पास भेज दो, तो साइकियाट्रिस्ट आपको गोलियां देगा। दिस इज द प्रोसेस दैट फॉलोज। द सेकंड थिंग या अदर वे, कई लोगों को सीवियर प्रॉब्लम्स होता है तो वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, फिर वो कहते हैं काउंसलिंग ले लो। पर काउंसलिंग भी यहाँ पे काम करता है। काउंसलिंग आपके डीप रूटेड ट्रॉमा प्रोग्राम्स पे, आपकी नर्वस सिस्टम पे, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड, जो आपका बॉडी है, आपकी मेमोरी है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट मेमोरीज को रिवायर नहीं करता है। तो वो क्या करता है, आपको सब लॉजिकली समझ आ रहा है, एक्सप्लेनेशंस पता है क्यों, क्या, कैसे, ऑल, बट व्हेन यू आर ट्रिगर्ड, इज दैट चेंजिंग योर क्वालिटी ऑफ लाइफ? हाँ. That is So one the answer important to your question. question is, if therapy is working, then it will change your relationships with yourself. It will change the relationships with others. It will change, like you said, your quality of life, your outlook towards life. It will make you more functional at work, at home, in your personal life. It should hopefully also help you improve your health. And you'll feel energetic. But I would say ask all your therapists to at least have some measurability. And I'm saying this because we, at least as therapists, we have very strong measurability criteria. So after every 4 sessions, we measure our clients' progress on anxiety, depression, insomnia, PTSD, CPTSD,
लोनलीनेस, सोशल सपोर्ट, ये सब पैरामीटर्स पे हम हर 4 सेशन के बाद प्रोग्रेस मेजर करते हैं थ्रू ग्लोबली स्टैंडर्डाइज स्केल्स। तो क्लाइंट को जब ग्राफ दिखता है ना कि मेरा डिप्रेशन में आई थी तब 52 था, और मेरा वेलबींग मेरा 8 था, अभी 25 हो गया है, 8 सेशन के बाद 52 हो गया है। मेरा डिप्रेशन 27 था, अभी 4 सेशन के बाद डिप्रेशन मेरा 10 हो गया है, हाफ से कम हो गया। तो व्हेन क्लाइंट्स आल्सो सी नंबर्स, व्हेन दे सी मेजरेबिलिटी, उनका ट्रस्ट बढ़ता है to heal themselves, trust in themselves and trust in the therapist. So I would say that all therapists and coaches should have a way to measure progress in every area. अगर आपके पास स्केल्स नहीं है तो आप SUDs यूज करो, सब्जेक्ट यूनिट ऑफ डिस्कम्फर्ट, स्केल ऑफ लिकर्ट स्केल यूज करो 0 to 10। आज आप आए हो मेरे पास थेरेपी लेने, सेल्फ वर्थ आपका कितना है ऑन 0 to 10? 2 है। 4 सेशन बाद आपको पूछूंगी आपका सेल्फ वर्थ कैसा लग रहा है, आपको 6 लग रहा है, 5 लग रहा है, प्रोग्रेस हुआ ना। तो इस तरह से लिकर्ट स्केल से भी आप प्रोग्रेस मेजर कर सकते हो, पर मेजरेबिलिटी इज अ मस्ट, अदरवाइज यू विल कंटिन्यू फॉर लाइफ एंड यू डोंट नो वेयर यू हैव कम। आप 6 साल, पीपल कम टू मी से मैम हम 6 साल से थेरेपी में है। मैंने कहा 6 साल से थेरेपी में कर क्या रहे हो? व्हाट इज हैपनिंग? व्हाई डू यू नीड टू बी इन थेरेपी फॉर 6 years? दैट मीन्स समथिंग इज नॉट वर्किंग। आर यू मेजरिंग? नो। एवरीथिंग, आई बिलीव, माई बिलीफ इज एवरीथिंग शुड बी मेजरेबल, बिकॉज दैट मेक्स यू अकाउंटेबल। आज हम लोग के पास कोई क्लाइंट आता है, उसका कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो हम भी बैठ के सोचते हैं कि भाई ये क्यों चेंज नहीं हो रहा है। या तो हमारी प्रोसेसेस के लिए काम नहीं कर रही है, या इसको कोई सेकेंडरी गेन्स मिल रहे हैं बीमार रहने में। यू कैन नॉट ग्रो वॉट यू कांट मेजर। सो मेजर तो करना चाहिए, और मेजरमेंट स्पेशली जब हम मेंटल हेल्थ, इमोशंस के स्पेस में, साइकोलॉजी वाले प्लेन पे जब काम कर रहे होते हैं, तो आई डू अंडरस्टैंड दैट मेजरमेंट इज नॉट वेरी कि आप बिल्कुल 5 बोलोगे तो 5 का मतलब 5 ही है, but still it is something. It is something. It is I came with anger 10 on 10. After 8 sessions, the client says, मैम अभी तो एंगर मेरा लग रहा है 2 on 10 है। तो क्लाइंट के लिए तो वो प्रोग्रेस है, और हमारे लिए भी प्रोग्रेस है। एब्सोल्युटली। तो हो सकता है ये स्केल का बहुत क्लियर हम नहीं दे पाए कि 1 का एंगर कैसा दिखेगा, 2 का कैसा दिखेगा। No, it is not possible. You It is subjective. can't do that. लेकिन the internal feeling of anger and how it shows up in your relationships, how it shows up when you sit with yourself, that is something that you can analyze, and it needs deep rooted work. It needs the journey within. So do that and measure And for that yourself. fit that I measured. Each one of you should check कि मैं जो प्रॉब्लम के साथ गया हूँ, या तो पूरा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई है, दैट इज ऑल्सो प्रोग्रेस। फ्रीक्वेंसी कम नहीं हुई है तो इंटेंसिटी कम हुई है, अगर इंटेंसिटी भी कम नहीं हुई है तो क्या मेरा रिकवरी टाइम कम हुआ है? तीनों में से एक भी कम हुआ है तो दैट कुछ ना कुछ प्रोग्रेस चल रही है। Correct. सो एन असाइनमेंट और एक्शनेबल टेक अवे फॉर द व्यूअर्स इज दैट अपने जो लाइफ के पैटर्न्स जिनकी हमने बात शुरू की थी, पैटर्न्स, प्रॉब्लम्स, डिसफंक्शनल किस एरिया में आ रहे हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा के थ्रेड में आप क्या ओपन कर रहे हो, वहाँ पे अपने आप को कुछ तरह का स्कोर देना शुरू करो, एंड कम बैक एंड वॉच दिस पॉडकास्ट अगेन मे बी आफ्टर अ मंथ and work on yourself with the techniques that we have discussed in this podcast, and there are over 185 podcast episodes now on my channel. तो हर एपिसोड में हम कुछ ना कुछ देने की कोशिश करते हैं, और अलग अलग एरिया ऑफ लाइफ में आपको आपकी ज़िंदगी अनफोल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो अपने आप पे वो काम करें, एक महीना कुछ ऐसी कॉन्वर्जेशंस को सुने, अपने ऊपर काम करें, अपने आप को स्कोर दो और चेक करो कि क्या मेरा स्कोर 1 महीने में लोग भूल जाते हैं कई बार ना। 6 महीने बाद क्लाइंट्स बोलते अच्छा मैंने मेरा सेल्फ एस्टीम 2 on 10 बोला था, हाय मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा, आई एम अ डिफरेंट पर्सन नाउ इट इज 8 on 10। आई एम लाइक अच्छा भाई देखो आप मेरी नोट्स ये खुद ही लिखा है आप। हाँ, तो कई बार क्या होता है, ये ह्यूमन नेचर है कि हम लोग ना प्रोग्रेस नहीं देखते, हम लोग हमेशा नया प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। दिस इज वेरी मच कॉमन फॉर एवरीबडी। एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया तो दूसरा प्रॉब्लम को हम देखना शुरू, पर हम ये नहीं देखते कि हम हाउ फार वी हैव। तो मैं सबको कहती हूँ कि आप जब जर्नी पे जाते हो ना, तो कभी कभार रियर व्यू मिरर में भी देखा करो, तो आपको पता चले कि आप कहाँ थे और अभी कहाँ पहुंचे हो। एंड इट इज पॉसिबल। हाँ, आगे तो देखना जरूरी है कि कहाँ जाना है, पर हमेशा ही आगे देख के वी आर ऑलवेज डिससैटिस्फाइड बिकॉज वी आर ऑलवेज सीन के हाउ मच इज स्टिल वो नहीं कवर हुआ, ये नहीं हुआ। पर आप पीछे देखोगे ना तो आपको पता अच्छा मैं वहां थी और यहाँ आई हूँ, बाप रे ग्रेट, लेट मी सेलिब्रेट। यू आल्सो स्टार्ट बिलीविंग इन योर ओन पोटेंशियल कि मेरे लिए ये पॉसिबल है। एंड दैट्स अ बिग थिंग बिकॉज दैट belief and trust in your ability to heal will help you take the next 5 steps forward. The next thing that I want to talk about, and is very personal to me also, and is coming from a lot of work that you do, is parenting as a domain.
अभी चाइल्डहुड ट्रॉमा से शुरू हुआ है तो पेरेंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर. Let's talk about different styles of parenting only. What is the right style of parenting? Answer the $1,000,000 question, please. I'm at that place where I feel like I'm in such a deep exploration. और मेरी सिर्फ 11 महीने की बच्ची है और जब मैं उसको ये भी कहती हूँ ना, कृष्णा नो, ये चीज़ मत, तो मुझे लगता है क्या मैं उसको उसके सेल्फ एक्सप्रेशन से रोक रही हूँ? अगर वो जैसे बहुत जोर से, that is what happens when. No, so this is the thing. Actually ये पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर बहुत रिसर्च हुआ है. तो रिसर्च के हिसाब से इसमें एक 4 किस्म की पेरेंटिंग स्टाइल है. मैं पर बहुत शॉर्ट में बताऊंगी. 2 एक्सट्रीम पेरेंटिंग स्टाइल, जो चाइल्डहुड ट्रॉमा से जो हमने कॉन्वर्जेशन शुरू की थी उसी से मैं जोड़ रही हूँ कि चाइल्डहुड ट्रॉमा से जो हमारा नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेट होता है, जो ब्रेन सिस्टम्स अलग डेवलप होते हैं, ब्रेन सेंटर्स, उसकी वजह से जब हम पेरेंट बनते हैं ये डिसरेगुलेशन के साथ, तो ये डिसरेगुलेशन हमारे पेरेंटिंग बिहेवियर में भी इम्पैक्ट करता है. मतलब अगर समझो आपके ट्रॉमा हिस्ट्री है तो आप एज अ पेरेंट इम्पल्सिव होंगे, इजीली ट्रिगर्ड होंगे, राइट. आप बार बार या तो गुस्सा करोगे या तो शट डाउन हो जाओगे, राइट. तो ये मतलब पेरेंटिंग पे 100% इम्पैक्ट करती है. अब रिसर्च के हिसाब से पेरेंटिंग स्टाइल्स कौन सी है, तो एक तो है कि अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, जिसके साथ हमारी सारी जनरेशन बड़ी हुई है. माई वे और हाईवे, जो माँ बाप जैसे मारते पीटते डांटते, ये करियर करना है, इसी के साथ शादी करनी है, सामने देना है, मैंने जो कहा है बस वही होगा, बाल कटवाने तो कटवाने हैं, क्यों वो जवाब नहीं मिलेगा, बस मैंने कहा, पूजा करनी है तो करनी है, हाथ जोड़ना है तो जोड़ना है. तो ये पूरी अर्लियर जनरेशन की थी. अभी ये अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग से बड़े हुए बच्चे आज पेरेंट्स बने. ओहो, मैं तो इनको लग रहा है कि हम हमारे माँ बाप जैसा तो पेरेंटिंग कभी नहीं करेंगे भाई. तो ये लोग होते हैं दूसरी ऑपोजिट के, परमिसिव पेरेंट्स. सब अलाउ कर दो, सब अलाउ कर दो, मेरे बच्चे को पूरा फ्रीडम है, मुझे फ्रीडम नहीं मिला वो मैं मेरे बच्चे को दूंगा, मेरा बच्चा चाहे बैक आंसर भी करे तो कोई बात नहीं, उसका हक है सामने जवाब देने का. मेरा बच्चा चिल्ला रहा है तो कोई बात नहीं, उसका सेल्फ एक्सप्रेशन है, उसको चिल्लाने दो. सो दिस इज परमिसिव पेरेंटिंग, इज वेयर पेरेंट्स हैव नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, देयर आर नो बाउंड्रीज. बच्चे को पेरेंट्स अपने दोस्त बना रखे हैं. पेरेंट्स है कि बच्चा मेरा दोस्त है, मैं बच्चे का दोस्त हूँ, कोई बाउंड्रीज नहीं है. पेरेंट्स आर लूजिंग देयर पोजीशन एज अ पेरेंट, जबकि दोस्ती में भी बाउंड्रीज होती हैं. हाँ, देयर इज नो रिस्पेक्ट. एंड ये बच्चे जो होते हैं ये एंटाइटल्ड, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं. उनको लग रहा है कि वी आर द सेंटर ऑफ अटेंशन, वी आर द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, हम जो कहते वही चलेगा, हम कहते वही करेगा, सब मेरा सुनते हैं. प्रिंसेस सिंड्रोम. हाँ, पापा की परी टाइप्स. तो ये भी एक एक्सट्रीम पेरेंटिंग स्टाइल है. द गुड बैलेंस्ड पेरेंट. एंड द थर्ड ऑफ कोर्स इज नेग्लिजेंट, जो आजकल ज़्यादा नहीं दिखती है बट वहाँ दिखती है जहाँ कपल्स के खुद के बहुत मैरिटल इश्यूज होते हैं. तो मतलब नेग्लिजेंट मतलब आपने फिजिकल नीड्स दे दी बट यू आर नॉट बॉदर्ड, मतलब सब कुछ प्रोवाइड कर लिया, अभी बच्चा अपने आप से पढ़ रहा है, अपने आप से खेल रहा है, अपने इमोशंस खुद मैनेज कर रहा है, आपको ज़्यादा पड़ी नहीं, आपको लग रहा है बच्चे को प्रोवाइड किया, खाना पीना, ट्यूशंस, हॉबी क्लासेस में जा रहा है, बस जा रहा है, तो बच्चा अपने आप से बड़ा हो रहा है. दिस इज नेग्लिजेंट. तीनों गलत पेरेंटिंग स्टाइल के आउटकम्स अलग होते हैं. जो अथॉरिटेरियन होता है वो वाले बच्चे बहुत रिबेलियस भी होते हैं, या तो बहुत शट डाउन होते हैं, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, डरे हुए, अथॉरिटी फिगर से इशू होता है, या तो अथॉरिटी फिगर से हमेशा झगड़ा हो जाता है. जो परमिसिव से बड़े होते हैं वो बच्चे, जैसे मैंने कहा, एंटाइटल, सेल्फ सेंटर्ड, वो दुनिया में लोगों के साथ सर्वाइव नहीं हो पाते, वो फेलियर्स नहीं ले पाते हैं, तो वो छोटी सी चैलेंज में टूट पड़ते हैं. दीज आर द किड्स हू ब्रेक डाउन, दे गो इनटू डिप्रेशन. जो जॉब में नहीं सर्वाइव कर पाते हैं, दे थिंक दैट जैसे घर में ट्रीट किया पापा की परी, वैसे जॉब में सब उनको ऐसा ट्रीट करेंगे. जब नहीं होता है तो टूट पड़ते, रिलेशनशिप में, ससुराल में. द वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू से यस टू यू ऑल द टाइम. दे विल एक्सपेक्ट बाउंड्रीज, वर्ल्ड विल एक्सपेक्ट डिसिप्लिन. घर में आपकी मम्मी कहती थी बेटा जब मन पड़े खा लो, जब मन चाहे उठ जाओ. अब आप जॉब कर रहे हो, अब आप अपनी फैमिली चला रहे हो, तो ये नहीं चलेगा. आपको यू हैव टू लिव इन अ स्ट्रक्चर. तो ये बच्चे को डिफिकल्ट लगता है. ये हमने आजकल बहुत देखा है. और इसको रिलेशनशिप्स में भी इम्पैक्ट पड़ती है, बिकॉज यही लड़के या लड़के जब ससुराल में जाते हैं, या एक ससुराल भी छोड़ो, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर लाइव्स. द थर्ड, नेग्लिजेंट का आउटकम रहता है कि ये बच्चे लोनलीनेस, बिंज ईटिंग, सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर, सुसाइडल वो होते हैं, बिकॉज उनको कोई इमोशनल सपोर्ट ही नहीं मिला है, कोई कनेक्शन ही नहीं है पेरेंट्स के साथ, उनको इमोशनल कोई सपोर्ट नहीं है. तो बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल इज वेयर देयर इज अ परफेक्ट गुड मिक्स ऑफ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एज वेल एज वार्मथ एंड रिसेप्टिविटी. मतलब बच्चे को रूल्स देने हैं, बच्चे को कायदे सिखाने हैं, बच्चे को स्ट्रक्चर देना है,
बट बच्चे को उस स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा फ्रीडम देना है। बच्चे को पेरेंट एज अ पेरेंट देखना है, पेरेंट एज अ फ्रेंड नहीं देखना। अभी जैसे सिंपल एग्जांपल दूं, खाना हमारे घर पे सब लोग साथ में खाते हैं, सब लोग खाने के टाइम साथ में बैठते हैं, ये रूल है, ये सबको फॉलो करना है। पर इसमें बच्चे को कम भूख लगी है तो 2 रोटी के बदले 1 रोटी खाएगा, उस दिन चलो बच्चा सब्जी नहीं खाएगा, कोई बात नहीं, बट ब्रॉडर रूल है कि सब साथ में बैठ के खाएंगे। यू अंडरस्टूड? सो देयर हैज टू बी अ स्ट्रक्चर। गिव मी मोर एग्जांपल्स जो कॉमनली घरों में जैसे देखते आपको हो। टॉयज खेलने के बाद वापस रखने पड़ेंगे, ये रूल है। अभी रखो, 10 मिनट बाद रखो, रखने हैं, रूल। समझे? तो पेरेंट्स को रूल देना है, स्ट्रक्चर जरूर देना है, उसके बीच थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हो। और हर फैमिली के ऊपर ये चेंज, एवरी फैमिली के लिए, सो यू कैन नॉट गिव इट एज अ रिस्ट्रिक्ट गाइडलाइन। आई रियली विश कुछ ऐसा होता, इट वुड हैव बीन सो नो, इजी, इट इज नॉट पॉसिबल। बट इट इज नॉट जैसे पॉसिबल। आपके घर में नॉनवेज नहीं खाते, किसी के घर में खाते, तो आपके घर में आपके बच्चे को रूल है कि हमारे घर में नॉनवेज नहीं आएगा, एंड दैट इज ओके, दैट इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द चाइल्ड टू नो कि नहीं, मेरे घर में नहीं चलता है, दोस्त के घर में चलता है, तो वहां जाती हूँ तो मैं वैसी बिहेवियर करूंगी, मेरे घर में मैं ऐसा रहूंगी। ये बच्चे को, और सी बच्चे के डेवलपिंग ब्रेन को स्ट्रक्चर नहीं मिलता है, रूल्स रेगुलेशंस नहीं मिलता है, डिसिप्लिन नहीं मिलता है, तो बच्चा एक्चुअली अनसेफ फील करता है। तो बच्चे को प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, बच्चे को रूटीन चाहिए, बिकॉज प्रेडिक्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर एंड रूटीन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोइंग ब्रेन टू फील सेफ। इट इज कनेक्टेड टू सेफ्टी। अगर बच्चे को ऐसा नहीं, कभी भी खाओ, कभी भी उठो, कुछ भी करो, तो बच्चा डिसरेगुलेटेड हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता। तो रेगुलेशन का सबसे पहला कायदा है कि कंसिस्टेंसी, रूटीन, रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिसिप्लिन होना चाहिए। बट किस तरह से होना चाहिए? मार पीट के, डरा के, धमका के, इमोशनल ब्लैकमेल करके, गिल्ट ट्रिप करके नहीं। कितनी मम्मियाँ बच्चों को खिलाती हो, तूने नहीं खाया ना तो मैं भी भूखी रह जाऊंगी। व्हाट इज दिस? दिस इज रॉन्ग। नहीं, तुम्हें खाना है, अभी नहीं है, भूख लगे तब खाओ, खाना रखा है, भूख लगे तब खा लो। या तो फिर आप कहो कि नहीं, आपको अभी खाना है पर जितना मन का है उतना खाओ, या तो अभी मत खाओ, बाद में खाओ, बट या तो, सो यू नो, दीज आर, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। होमवर्क नहीं करना है तो ठीक है, होमवर्क तो आपको, अगर नहीं करना है तो फिर टीचर को जाके आप फेस करोगे, मैं एक्सक्यूज नहीं दूंगी। कॉन्सिक्वेंसेस। आजकल पेरेंट्स बच्चे को फेल नहीं होने देते, होने दो फेल, तो उसको पता चले व्हाट इज फेलियर। तो बच्चे को कॉन्सिक्वेंसेस दो। जो पैम्पर्ड, ओवर प्रोटेक्टिव बच्चों को कॉन्सिक्वेंसेस नहीं मिलते हैं, क्योंकि माँ बाप ने उनको इतना प्रोटेक्ट किया है कि बच्चा कभी गिरा नहीं है, बच्चे ने कभी कुछ गलत नहीं किया है, बच्चे ने गलती नहीं की है, तो फिर बड़े होके बड़ी गलती हो जाती है तो वो संभाल नहीं पाता। तो मैं कहती हूँ गिरने दो। आपको पता है कि बच्चा अभी भागेगा ना, गिरने वाला है, तो गिरने दो एक बार, मत टोको, खुद सीखेगा वो गिर के। तो जब बचपन में गलतियां करने देते हो तो छोटी गलतियां होती है, पर उससे सीख बड़ी होती है। जब आप छोटी गलतियां नहीं करने देते हो बच्चे को, उसकी फ्रीडम नहीं देते हो, तो दे डोंट लर्न हाउ टू ओवरकम मिस्टेक्स। देन व्हेन दे ग्रो अप दे मेक बिग मिस्टेक्स, then they have no learning and no confidence. You know, Riddhi ji, it's so beautiful that we are talking about structure. एक बच्चे को structure देना बहुत ज़रूरी है. Now the upcoming conversation in India जो अब होने वाली है, जो वेस्ट में बहुत टाइम से चल रहा है, होम स्कूलिंग वर्सेस सेंडिंग टू अ स्ट्रक्चर्ड स्कूल, फॉर्मल स्कूल्स. What do you think is right for a child, homeschooling or the formal schooling? See, I have no experience of homeschooling and I am not an educator. But I will give an opinion, personal opinion I believe is स्कूल इज़ इम्पॉर्टेंट, बट विच स्कूल इज़ इम्पॉर्टेंट? मतलब स्कूल में अगर टीचर गाली गलौज कर रही है, मारपीट कर रही है, धमकी दे रही है, अगर टॉर्चर कर रही है बच्चे को, बुलिंग है, रैगिंग है, तो दैट स्कूल इज़ नॉट ओके। बट अदरवाइज हेल्दी स्कूल, मॉन्टेसरी, वॉल्डॉर्फ या जो भी, जहाँ पे थोड़ा बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी है बट स्ट्रक्चर भी है, दैट इज़ गुड। एंड आई बिलीव इन स्कूल बिकॉज इट्स नॉट जस्ट एजुकेशन। स्कूल में आप बच्चों के साथ, अलग अलग बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना सीखते हो। स्कूल में आपको पता है कि सर्टन टाइम पे सर्टन चीज़ होनी चाहिए। आप बुली के साथ भी डील करते हो, आप कॉन्फिडेंट बच्चे के साथ भी डील करते हो, आप शाय बच्चे के साथ भी डील करते हो। सोशल स्किल्स आपकी बढ़ती है। स्कूल में कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, स्कूल में बहुत सी एक्सपोजर्स मिलती हैं जो घर में आप नहीं दे पाओगे, एटलीस्ट मेरा मानना है। तो रिद्धि जी, आज के इस कॉन्वर्जेशन में द इंटेंशन वॉज टू एक्सप्लोर वेयर डू द प्रॉब्लम्स विद द वे आई एम टुडे स्टार्ट। वो हमने एक्सप्लोर करते करते
अपने आज के बीइंग पर, childhood traumas पर, nervous system पर, and we evolved the whole conversation, touched upon the whys, the hows, and what is the way forward. And it's been a very enriching conversation for me. Now, as you're nearing towards the end of this conversation, there's so much that can be talked with you about this topic, and you're so passionate about it, and as am I. But moving towards the end of this conversation, एक सवाल है जो मैं अपने सभी गेस्ट से पूछती हूँ, that is their definition of success. Now, in the space of childhood trauma, what is your definition of success for someone who is working on their trauma or who is just trying to understand who I am at this point in my life? For me, success is if at every night, if I can go to bed peacefully with a genuine thought of gratitude, that is success. Gratitude could be for my life, for my relationships, for my money, for my career, for my book, for my children, anything. But if I'm able to do that, get a good night's sleep without overthinking, and at the end of the day, I feel ke, thank you, me, and thank you to Almighty Good for list. everything. Huh. And this thank you could be for everything, for the ups and downs, because downs are also lessons, ups are also lessons. So for me, I know it sounds very simple and maybe cliched and overrated, but for me a good day is that, and good success is that कि मैं genuinely दिल से, यहाँ से नहीं, not as a checklist, but दिल से जब मैं सो रही हूँ रात को तो मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ, it was a good day and I'm so grateful that this one more day was given to me in my life. I think here you have given one more subtle assignment to everyone कि सोने से पहले थोड़ा चेक करो कि मेरा इमोशनल स्टेट क्या है, मैं ग्रेटिट्यूड जेन्युइनली फील करता हूँ या मैंने ये बहुत रील्स देख देख के सीखी है कि आई हैव टू बी ग्रेटफुल. नो, बट जेन्युइनली आपके बॉडी में, आपको सेलुलर लेवल पे, नर्वस सिस्टम लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, अपनी हार्ट बीट के लेवल पे, अपने मेंटल स्टेट के लेवल पे क्या ग्रेटिट्यूड फील हो रहा है. और अगर हो रहा है तो आपको पता होगा कि हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो आपको पता होगा कि नहीं हो रहा है. यू नो, मे बी वी कांट गिव 10 क्लियर कट मार्कर्स फॉर दैट, बट यू वुड नो. And for trauma, I would say that for me, the ability to be yourself, to speak your truth without fear is success in any area of life. And I have done that journey. I have gone through that fire. I was somebody who have lived through years of inferiority complex, poor self-worth, being a people pleaser, always afraid of judgment. And I have come this far where today I speak whatever is in my heart and mind without any fear. For me, I think that is authenticity and success. So when you are vibrating at a frequency where your inner world is aligned with what you are giving in the outer world, and it does come with some price. So I've had people who says, oh my God, you have to be a little more politically correct. You know, like how can you just speak like this? Like how can you just say like this? You have to be more careful. So I do get that feedback. I've had clients who have sometimes run away just because I've been very honest with them. But that is a small price and I'm okay to pay that price. Absolutely. But that's who I am and that's who I believe in authenticity. The courage to speak my truth, the courage to live my truth, and the courage to also accept when I have deviated and faltered. And that, I think, that authenticity is a lifelong journey. For everyone it is. For everyone. You know? So for me, that is success. You know, when you are sharing all this, I'm listening so much of my own lived experiences in your journey, because anybody who has gone through this churning, you know, being able to speak their truth, like there are episodes that I have done where I've talked about my father's addiction and my journey of being raised in such a dysfunctional family. There are episodes where I've talked about my own relationship issues and stuff like that, and some people do say that, you know, they see it from a point of They're view. कहेंगे अरे publicity के लिए कर रही है. People say It's anything. okay. I mean, it's okay. Doesn't because matter. You know what is your authentic reality and why you're doing what you're doing. And as long as one can do that, and they know what is the price they're paying for it. Like today, I know if I do a very sensational, very, you know, that kind of a podcast, it may get bigger eyeballs. It may get bigger numbers. But I know my authentic truth is those 10,000, 20,000, 50,000 people watching my podcast, and they genuinely find healing through these conversations. That and is they important. would DM me on Instagram. They would write in the YouTube section कि मेरे को ऐसा लगा कि मेरा therapy session हो गया, मैं बहुत light feel कर रहा हूँ. मेरे लिए वो एक sense of, you know, impact and achievement feel होता है मुझे, that my efforts are being paid off well. So that's what you were saying कि अपना एक price है. हाँ, रात को तो खुद
खुद के क्या साथ दे ही रहे हो। सोना है ना, रात को तो खुद के Absolutely. विचारों के साथ ही सोना है, खुद के कॉन्शियंस के साथ ही हमें जीना है। Absolutely. तो वहां पे अगर कोई फेकनेस, इनऑथेंटिसिटी आई तो कहाँ जाएंगे हम? दूसरों से तो भाग सकते हैं, दुनिया से भाग सकते हैं, पर खुद से तो कब तक भागेंगे ना। नहीं भाग सकते हैं, वही एक एक रियलिटी है, यू नो। खुद आपके साथ, मतलब योर सेल्फ कैचेस अप विद योर वर्जन ऑफ दैट इज रनिंग Absolutely. यू नो। ये चोर पुलिस की लड़ाई में आप पकड़ ही लेते हो खुद को, और फिर आप जकड़े जाते हो हर तरीके से, और फिर उसको कैसे सॉल्व करना है, समथिंग दैट वी स्पोक इन दिस एपिसोड। रिरी जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी फॉर दिस कॉन्वर्सेशन. This was a long wait. We were in touch with you from last 2.5 years. I remember when I started the podcast about 3.5 years ago. बहुत शुरू के नामों में आपका एक नाम था. I'm so glad that we were able to have this conversation when everything was aligned. Yes, Thank yes, you. and I would say to your viewers, if you haven't yet bought, please do buy my book. It does talk of childhood trauma. It talks of parenting styles. It also talks of how your trauma impacts your parenting style, and it has a lot of self-regulation techniques I have taught in this. So if you haven't got your copy, do get it. I know this podcast is not for promoting my book, but I would like to talk about it because this book is written with the intention to help parents understand themselves better. We will put a link to this book also in our description box. Please do give us that link, and viewers can find Riri Trivedi ji on various social media platforms. She is also building a YouTube channel now, so that detailed learning can happen. Not the learning that happens through just the reels, but also detailed conversations and detailed this thing. Please support her YouTube channel as well. And अगर आप अब तक ये कॉन्वर्जेशन को सुन रहे हो तो आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ों ने आपको टच किया है, कहीं ना कहीं आपको लगा है कि दिस कॉन्वर्जेशन हैज़ द पोटेंशियल टू हील यू. And if it has that potential, that means it has the potential to heal your friend, the next person that you feel is unsettled in their life. So do share this conversation with at least 2 people in your life जिनको healing की ज़रूरत है, जिनको खुद को बेहतर समझने की ज़रूरत है, जो अपनी लाइफ में कुछ पैटर्न्स में स्टक हैं, जो अपनी लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, अच्छे करियर्स नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, एक सेटल्ड एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फ नहीं फील कर पा रहे हैं. उन लोगों के साथ ज़रूर ये कॉन्वर्जेशन शेयर कीजिए, बिकॉज you have no idea how listening to these healing conversation can really, like, this is therapy for free, this is coaching for free, how this can completely shift the perspective of a person. If you like the work that we are doing here at the Journey Within podcast, do support the channel, subscribe to the channel, press the bell icon. आप में से बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते हैं कि मैडम नार्सिसिज्म पे एपिसोड बनाइए, इस टॉपिक पे बनाइए. हम हर एक टॉपिक पे आई कैन गारंटी यू 5 एपिसोड से ज़्यादा कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग अभी 200 एपिसोड से ज़्यादा कर चुके हैं. सो डू वॉच द पॉडकास्ट लाइब्रेरी फॉर वॉचिंग अदर पॉडकास्ट एज वेल. Like, comment and share. Also give high points to this podcast so that it reaches out to more people. Thank you for supporting us so far in this journey. I really hope that together we'll be able to master our inner world. Thank you again. I'll see you in the next one.